तो कहानी यहाँ से शुरू करो। रिवर्सिबिलिटी एंड पॉलिशिंग। सुना जाए, रिवर्सिबिलिटी से ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज होते हैं। पॉलिशिंग से रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड एक्सचेंज होते हैं। अगर तुम्हें इन दोनों के साथ खेलना आता है, इसके साथ और इसके साथ, तुम्हारे सारे मिरर खत्म है, चाहे कर्ड हो चाहे प्लेन हो, फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या काम है रिवर्सिबिलिटी का? ऑब्जेक्ट को इमेज, इमेज को बेसिकली एरो पर लगता है। एरो बोले तो जो हम बनाते हैं रे के साथ चलता हुआ, और एक लोकस डिफाइन करते हैं ना, इस लोकस की डायरेक्शन उस लोकस की डायरेक्शन पे लग जाती है, और लोकस की डायरेक्शन पे लगने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकस तुमने सुना हो, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल को ऐसे बना लिया, दूसरा सर्कल ऐसे बना लिया, फिर ऐसे बना लिया, फिर ऐसे बना लिया, बना तो सर्कल ही। तो लोकस की डायरेक्शन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकस के सारे एड्रेस ऑलरेडी फिक्स होते हैं चलने से पहले। वही रे के साथ है, एक फोटोन का रास्ता पहले से ही फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि उसे पहले से पता है फ्यूचर का, कि अगर आई से टप्पा खाया तो आर पे निकलेगा, और आई और आर बराबर करना है मुझे ही। किसको करना है आई और आर बराबर? उसी को करना है, खुद को। कोई और नहीं करेगा उसके लिए। तो फोटोन को पहले से ही पता है अपना फ्यूचर की उसे क्या करना है, तो उसका लोकस पहले से ही डिसाइड है, उसका लोकस पहले से ही है। जैसे मैंने लोकस डिसाइड किया कि मैं सर्कल ही बनाऊंगा, वो सर्कल ही बनेगा, चाहे हाथ क्लॉकवाइज घुमा के बना लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अगर मैं एरो की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, लोकस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो रे डायग्राम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? रे डायग्राम पे कोई फर्क पड़ेगा? रे डायग्राम वोंट गेट इफेक्ट। रे डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली रे डायग्राम तो हम अपने लिए बनाते हैं ना, समझने के लिए। रे डायग्राम नाम की कोई चीज होती नहीं है। हाँ, पहले पता होगा तभी बना पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही फोटोन के साथ है, फोटोन को भी पहले पता होता है ये होगा, है ना। अब सोचो, कहने में तो कितनी आसान सी बात है, लेकिन फोटोन फ्यूचर है, ये प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर है। तभी तो उसका लोकस पहले से डिसाइड है, वरना कैसे डिसाइड होता? तभी तो हमेशा आई बराबर आर कर पा रहा है, वरना कैसे बराबर करता? मैंने जो आई बराबर आर बोला था, वो स्मूथ सर्फेस के लिए बोला था, एनी सर्फेस के लिए बोला था? एनी सर्फेस के लिए होगा भाई साहब। तो रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में कौन एक्सचेंज करता है? पॉलिशिंग। पॉलिशिंग कैसे? ये रहा प्लेन मिरर, यहाँ से रे आई, तो ये ऑब्जेक्ट रियल था, इसने एमिट करी। यहाँ जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी। लेकिन अगर पॉलिशिंग इस साइड हो जाती, तो बताओ क्या ये हो जाता? तो ये ऑब्जेक्ट को इमेज, इमेज को ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा। और वर्चुअल रियल हम अपने हिसाब से देखते हैं, वर्चुअल रियल अपने हिसाब से नहीं देखते, बल्कि किसके हिसाब से देखते हैं? पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग ने क्या किया, जो रियल था उसको वर्चुअल कर दिया, लग गया पॉलिशिंग। रिवर्सिबिलिटी लगाओ, जब रिवर्सिबिलिटी लगाओगे तो इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इमेज बन गया, इमेज ऑब्जेक्ट बन गया। ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। अगर तो इन दोनों को समझ आता है तो पूरी ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन वाली सारी समझ में आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड पॉलिशिंग। जैसे 5 डायग्राम तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बार बार रही है। घर तो मैं जाता हूँ आपको, पढ़ लो। ब्रेक अच्छा खासा दे दिया, रोना मत, खाना है पीना है। तो घटिया जगह लिया है ना मकान, तो अब तो हो रही है बारिश। जब अच्छी जगह रहते थे तब बारिश नहीं होती थी, अब तो पूरा साल सूखा गया। ये एरो क्या बता रहे हैं लोकस?
5 रे डायग्राम बनाए मैंने तुम्हारे सामने 5। इन 5 रे डायग्राम को देखो ध्यान से, तो मैंने 10 रे डायग्राम बनाया था। जैसे अगर मैं इसका एरो पलट दूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एरो पलट दूं कोई फर्क पड़ेगा? इंसिडेंट इमरजेंट बन जाएगी, इमरजेंट इंसिडेंट बन जाएगी। इसमें कोई फर्क पड़ेगा अगर एरो पलट दिया जाए? पहले रेयर से डेंसर जा रही थी, अब डेंसर से रेयर चली जाएगी, है ना? तो मीडियम बदलने के बाद भी रास्ता वही है, एक बार जो डिसाइड हो गया वो रास्ता नहीं बदल रहा है। बस मुझे एक एक्स्ट्रा बात क्या पता लग गई कि अच्छा, अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। एक ही डायग्राम से नहीं पता लग रहा, दो अलग बनाने की क्या जरूरत है ना? अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे अगर इन्हीं रे डायग्राम को उल्टा कर दूं, अगर ऑब्जेक्ट इसको बोला होता, इसको क्या बोला होता? ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोला होता? तो सिर्फ क्या करने पड़ते हैं? एरो पलटने पड़ते हैं। तो अगर मैं एरो पिलट दें, हम एरो पिलट दें तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगी? समझ पाए कोई परेशानी? और यही हमने पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी में, क्या पढ़ा था? एरो पलटने पे क्या इंटरचेंज हो जाते हैं? ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट इमेज इंटरचेंज होते हुए दिखाई दिए। अगर तुम ऑब्जेक्ट अपना उल्टा करके यहाँ रख दोगे तो इमेज यहाँ बननी शुरू हो जाएगी अपने आप। देखती है, गुड। अगर मैंने एरो पलट दिया तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज बन जाएगी, अगर अगर एरो पलट दिया। बोलो कोई दिक्कत? क्या रे डायग्राम बदलेगा? एरो पलटने से एक पैसे का भी फर्क पड़ रहा है किसी भी चित्र में? किसी भी चित्र में एरो पलटने से किसी भी रे डायग्राम पे कोई फर्क? तो रिवर्सिबिलिटी मैंने पांचों के पांचों में लगवा के दिखा दी, 10 डायग्राम है हमारे पास। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो इमेज यहाँ बनती, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो इमेज यहाँ बनती। अब ये तुम्हें अटपटा लगेगा यार, मिरर के पीछे कैसे रख दी इस आदमी ने इमेज? ऑब्जेक्ट रख दिया, वर्चुअल है। समझ आया? अगर मान लो किसी ने यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करवा दिया और उसको अब किसी मिरर से देखा गया दोबारा, फिर तुम देख रहे हो तो तुम्हें उसकी इमेज क्लियर हुआ? तो रिवर्सिबिलिटी से ऑब्जेक्ट को इमेज, इमेज को ऑब्जेक्ट में और वाइस वर्सा स्विच किया जा सकता है जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब पालिश बदलेंगे, क्या बदलेंगे? पालिश। अगर पॉलिश बदल दी है तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ हुई है? वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड में। ये क्या था? यहाँ तो पॉलिश है ही नहीं। और ये क्या था? वर्चुअल वर्ल्ड। ये किस में बदल चुका है? और ये, अच्छा, इसमें तो कोई पॉलिश है ही नहीं, है ना? सब कुछ रियल रहेगा। इसमें आ जाओ, अगर मैं इसमें पॉलिश पलट दूँ तो पहले ये क्या था? कॉनकेव। अब क्या बन गया ये? कॉन्वेक्स। मतलब क्या है इसका कॉनकेव से कॉन्वेक्स बनाने का? अगर मैं, ये क्या दोनों वर्चुअल है? अगर मैं यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दूँ तो उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी, और अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ रख दूँ तो उसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी। प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी तो कर ही रहा है काम। तो एक्चुअल में दोनों को एक साथ अप्लाई करने से ना चार चार केस पड़ता है, एक बार एक डायग्राम, एक रे डायग्राम से कितने केस? चार केस, जस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड पॉलिशिंग। ठीक है, इधर आ जाओ। पॉलिश अगर इधर कर दी तो फिर से ये क्या हो जाएगा? वन केस है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस तरीके से समझना क्यों जरूरी है, फिर मैं इस तरीके से ही क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना? बहुत अच्छा सा तरीका है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने भी टफ बन सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है। जैसे करता हूँ, धीरे धीरे बात करता हूँ। यहाँ पे अभी क्या हुआ है? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, इस आदमी के लिए रियल ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मिली है मुझे। सच बात है। अगर मैं इसमें रिवर्सिबिलिटी लगा दूं तो रिवर्सिबिलिटी से मुझे क्या पता लग जाएगा कि मेरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट से मुझे क्या मिलने लग गया? पहली बात, है ना? पहली बात में दो बातें छुपी हुई है। फिर जब इस आदमी को कॉन्वेक्स कर दिया गया है तो कॉन्वेक्स करने के बाद क्या हो गया? बोलो। कॉन्वेक्स करने के बाद ये वाला वर्ल्ड कैसा हो गया? रियल। और ये कैसा हो गया? वर्चुअल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट की क्या मुझे वर्चुअल इमेज मिली? सही बात है। रिवर्सिबिलिटी अप्लाई कर दो, बोलो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो पता है चारों बातें इमेजिनेशन से बाहर चलेगी, बट क्योंकि अगर मुझे ये प्रिंसिपल पता है तो मैं अब इमेजिन कर सकता हूँ चारों बातें। फील करो,
इन चारों बातों में फर्क भी नहीं है, और तो चारों बातें एक ही हैं, चारों बातें एक ही हैं। वो तुमसे उसका स्टेटमेंट और रीजनिंग का सवाल पूछ लेगा, वो बताए क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरी जब कभी भी रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनेगी कॉन्वेक्स केस में, वो हमेशा ही डिमिनिश्ड होगी, वो हमेशा ही डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि वो केस कॉनकेव का रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज एनलार्ज बनाने का केस है। स्टेटमेंट ये है, बोल है, है, ढंग है, तुम्हें तो मतलब ही समझ नहीं आया बोल कर, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या है डिमिनिश बनने का, ये क्या है रियल ऑब्जेक्ट, ये क्या है इसकी वर्चुअल इमेज। जब कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में, जब कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो डिमिनिश्ड होगी हमेशा। रीजन इज, क्योंकि असलियत में वो कॉनकेव का रियल ऑब्जेक्ट का एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज का केस था। क्या रीजन बिल्कुल सही है, क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन है ठीक है, स्टेटमेंट 1:2 एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। ये सारी बात क्लियर है। अब अगर ये इस तरीके से ना पढ़ो तो तुम्हें तो सवाल ही समझ नहीं आएगा, आंसर तो कहां से कर लोगे, समझ आया। इसलिए मैं इतना पीट रहा हूँ इनको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, खेल ही नहीं गई है। वरना वो 6 केस जो तुम 10वीं में पढ़ा है क्या करेंगे उनका, पढ़ के आती है तुम्हें, एक मिनट, आते हैं, आते हैं ना 6 के 6 कॉन्वेक्स के, है ना, नहीं आते तुम्हें, क्योंकि कॉनकेव के होते हैं 6, कॉन्वेक्स के तो 2 ही होते हैं, कहाँ से लाए तुम 6, भाई साहब कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 ही केस होते हैं, लेंस कह रहा हूँ सॉरी मिरर, कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 ही केस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, और कॉनकेव के 6। ये 10वीं क्लास की बात थी, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ ज़्यादा बन जाएंगे, यहाँ भी वही बनेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी वही है, पॉसिबिलिटी तुरंत बढ़ा दोगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें, क्या बोल के बता सकते हो, क्या पढ़ाया मैंने बताया। हम्म, 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 हम्म। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी किसी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन जाए, किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। हाँ, क्या प्लेन मिरर में पॉसिबल था ये सब, प्लेन मिरर में ये सब पॉसिबल, ये सब किस में पॉसिबल है, किसमें, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, या कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर, ठीक है। अच्छा इसको बताना, इसको बोल के बताना अपनी भाषा में, इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ मैं, ये सब बता दिया। अब बताओ मैंने इस डायग्राम के बारे में क्या भाषा बोली थी तुम्हें, बोलो। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज बनेगी, इसको और भाषा में बोला जा सकता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, तो इमेज डिमिनिश बनेगी और वर्चुअल बनेगी, अगर वर्चुअल बनी तो डिमिनिश बनेगी, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ रहे हो? क्या हमेशा होगा ये, नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ रख लो, यहाँ, और बात समझ गए। डिमिनिश तो तब बनेगी ना जब इसका भी कोई इधर फोकस होगा, उसके अंदर लेके आओगे, पोल एंड फोकस के अंदर रखोगे, पहली चीज। अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर मैंने पोल, ध्यान से सुनना, ये चीजें वापस कर देता हूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैंने ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव के लिए, किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव के लिए फोकस और पोल के बीच में रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तभी इस ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये बात तो क्लियर है, ये तो आती है, आसान बात है बहुत ही, है ना, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल बनेगी, सिर्फ और सिर्फ किस केस में, कॉनकेव में, जब फोकस और पोल के बीच में हो, जब, अब उल्टे भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चीजें होती है, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट बना किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो इसकी इमेज तभी वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश बनेगी जब, जब वो फोकस और पोल के बीच में लाई करती है, हमेशा नहीं। ये बात मैंने तुम्हें इसमें लिख के नहीं बताई, इसको ऑलवेज की तरह मत लो, ये बस मैंने इस केस के स्पेसिफिक चीज लिखी है, ये इमेज यहाँ भी तो बन सकती थी, बन सकती थी क्या? हाँ, हाँ, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, अच्छा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बना सकता है, हमेशा वर्चुअल बनाता है, उसने कभी भी बनाई नहीं रियल,
अब समझ में आया है? कहानी की आसान बयां करने के लिए नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़नी है। अच्छा, ये बात तुम्हें समझ में आई, लेकिन ये सिर्फ इस डायग्राम के लिए ट्रू है, जो मैंने लिखा है वो सिर्फ इस डायग्राम के लिए ट्रू है। मैं ये चीज जनरलाइज, तो हर केस के लिए क्या अलग ऐसे सेट बनेंगे? हर केस के लिए अलग ऐसे सेट बनेंगे। कितने सेट है मेरे पास कॉन्वेक्स उसके कॉनकेव के? 6। कितने केस है? 6। तो ऐसे हर केस के लिए 4 बातें लिखी जाएंगी। एक डायग्राम को 4 बातें रिलेट कर रही है ना, 1 2 3 4, एक डायग्राम से 4 बातें निकल जाएगी, तो 6 डायग्राम से कितनी बातें निकल जाएगी? और आपस में रिलेट नहीं करना आना चाहिए, ये 4 बातें कौन से डायग्राम को रिलेट करती है, इस तरीके से करना है। आई बात समझ, क्लियर हुआ? तो ये मिरर वाली कहानी दोहराएंगे जब थर्ड मिरर पढ़ेंगे, थर्ड मिरर पढ़ेंगे अभी अलग से। बट अभी मेरा ये मुद्दा था कि तुम रिवर्सिबिलिटी और पॉलिशिंग की ताकत समझ पाओ क्या है। सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट को मिलाने से एक रे डायग्राम से 4 बातें सीख पाता है। ठीक है, तो पढ़ना भी इस तरीके से चाहिए कि कम चीज पढ़ के ज्यादा चीज है ना, तो इसीलिए दोनों प्रिंसिपल को मिला मिला के चलेंगे। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है प्लेन मिरर के लिए, करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि प्लेन मिरर हल्का आदमी नहीं है, ज्यादा ही चीज है ना, पता लगेगा अभी कैसे। तो प्लेन मिरर की बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, हाँ कुछ ही होती है, ठीक है, वो कुछ ही पढ़ लो, वही होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही दूर इमेज होती है। ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड, ये मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट दूरी इन रियल वर्ल्ड इज इक्वल टू एन वर्चुअल। आसान भाषा में ई का यू बराबर वी हो गया, वो भी मैग्नीट्यूड। यू क्या इनिशियल वेलोसिटी है? वी क्या फाइनल वेलोसिटी है? नहीं, यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, वो भी कौन से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सारी कौन सी दूरी है? परपेंडिकुलर। ऐसे नहीं है दुनिया की हर दूरी, ऐसा नहीं है ये प्लेन मिरर है, एक ये वाली दूरी यहाँ से ले ली और ये वाली दूरी यहाँ से ले ली, ये तो बराबर नहीं है। सिर्फ कौन सी दूरी की बात हो रही है? परपेंडिकुलर दूरी की बात हो रही है। दूसरी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। पढ़ पाओगे इसे? तू सोई मत पढ़ लेना, मतलब दोबारा बोल के बताओ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरी बात, मान लो मेरे पास ये, अच्छा ये वाली मैंने तुम्हें पढ़ा भी दी पर एक बार प्रॉपर्टी में भी लिखी देता हूँ। एनी पीस ऑफ मिरर, चाहे वो प्लेन हो, ये तो सबके लिए ट्रू है, चाहे वो कर्व्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, और चाहे वो लेंस हो, एनी पीस ऑफ प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, और लेंस मिरर होता नहीं है ना। एनी पीस ऑफ, पढ़ो, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर या फिर लेंस, एक्स एज इनफाइनाइट प्लेन, जहां तक फैलाना चाहो फैला लो, कोई फर्क नहीं। और ये बात सच है, ये बात सच है, अभी पता लग जाएगा कि कुछ चीजें करेंगे इसको समझने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल रे डायग्राम से अगर तुम्हें दिखाऊं, रे डायग्राम से तुम्हें चीजें समझ में आती हैं। इतना छोटा सा मिरर लिया मैंने, मिरर इतना छोटा सा लिया, यहाँ है एलिफेंट, कौन सा है मान लिया, ये एक इंसिडेंट है, ये दूसरी इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, और कैसे गई? क्या सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ जाने की? हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने की एक ही पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आई बराबर आर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से जा पाएगी, वरना जा नहीं पाएगी। ठीक है, ओके। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनाते हैं, क्या इमेज बन गई? ये था ऑब्जेक्ट, ये रही, क्या ये जस्ट टुकड़ा था शीशे का? हाथी की इमेज बनी? हाँ, बराबर बनी। तुम देख पाओ वो अलग बात है, इमेज बनना और इमेज देखना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अरे ये रे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने की एक ही पॉसिबिलिटी है,
क्योंकि सिर्फ इसी रास्ते पे जाके इसका आई बराबर आर होता है। मैं अपनी एक और तरीके से बना सकता हूँ। ये रे यहाँ से इस तरीके से चलेगी कि जब टकराए तो वो आई बराबर आर बने, तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। ऐसी कोई भी दो रे एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो इस पॉइंट पे आई बराबर आर बना के चली जाए और अलग अलग है। तो इसका मतलब जो मैंने रे बना दी वही आई बराबर आर बना ली होगी मेरे लिए। चलो ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी। अब बताओ, हो गया clear? अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है बात। इमेज बनना और इमेज देख पाना दो अलग अलग बातें, इमेज बनना और इमेज देख पाना दो अलग अलग बातें। ठीक है, अपने घर में कोई किसी भी मोमेंट पे कभी भी किसी भी टाइम पे कोई शीशा देख रहा है, तुम्हें थोड़ी दिख रहा है, तुम देख पा रहे हो वो शीशा देख रहा है नहीं? चाहे थोड़ी ना कहीं की इमेज बन रही हो, तुम कहीं भी देख पा रहे हो नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत गलत बात हो जाएगी ना। किसी के भी दर्पण में तुम किसी का भी आईना देख लो, गलत बात है ना। आओ, लेकिन जो ऊपर हमने दो बातें पढ़ी हैं, ये दो बातें पढ़ी हैं, ये दो बातें अभी भी ट्रू हैं। क्या जो एलिफेंट का साइज था वही साइज वहां बनेगा? साइज बराबर दिखेगा अगर देख पाए तो। अच्छा, यहाँ इस मिरर से यहाँ तक की परपेंडिकुलर दूरी और इस मिरर से यहाँ तक की परपेंडिकुलर दूरी क्या बराबर होंगी? जी हाँ। क्या ऊपर वाली दोनों बातें बराबर फॉलो होगी? होगी। और इससे ये बात भी प्रूफ होगी कि दोनों के दोनों, मतलब चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व हो, चाहे लेंस हो, वो इनफाइनाइट प्लेन की तरह एक्ट करते हैं और इमेज बनाते ही बनाते हैं। तुम देख पाओ या ना देख पाओ, लेकिन इमेज गारंटी बनेगी। ये बात क्लियर है? कोई परेशानी? चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि तुम्हें अब अगर अपनी इमेज पूरी देखनी है, अपनी इमेज पूरी देखनी है, क्या मिरर हमेशा पूरी इमेज बनाता है? हाँ, मिरर हमेशा पूरी इमेज बनाता है। तुम पूरी देख पाओ ना देख पाओ तुम्हारी गलती है, लेकिन मिरर हमेशा पूरी इमेज बनाता है। तुम नहीं देख पाते वो अलग बात है। तो मिरर हमेशा पूरी इमेज बनाएगा, उसको इररेलेवेंट ऑफ एनीथिंग वो पूरी इमेज बनाएगा। तुम जो इमेज अपनी पूरी देख पाओगे या नहीं देख पाओगे किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूरी। तुम और मिरर कितने दूर है आपस में। तुम्हें मिरर में पूरी इमेज देखनी है, तुम्हें थोड़ा यहाँ मत्थे पे चिपका लोगे, यहाँ चिपका रखा है यहाँ बिल्कुल, क्या इमेज देख लोगे? तो ऐसे पूरी, क्या मिरर पूरी इमेज बना रहा है अभी भी? हाँ, पूरी इमेज बना रहा है। जब नहीं होगा तुम, यहाँ पे छोटा सा मिरर है, इतना सा दिख भी नहीं रहा, यहाँ है। तुम्हारी पूरी इमेज बना रहा है, तुम देख पा रहे हो? तुम तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, ये तो देख पा रहे हो, पर इमेज पूरी बन गई। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मान लो शीशा रख दिया मैंने, तो अभी भी पूरी नहीं देख रहा, कुछ कुछ दिख रहा है मुझे, जैसे एक आंख और एक नाक दिख रही है ना? अरे आधी बनी, इसे नथु ना बोलूं अच्छा लगेगा, यह है मेरे। तो तुम तो अभी जैसे जैसे इसको दूर करोगे, क्या तुम्हें अपनी ज्यादा से ज्यादा इमेज दिखाई देगी, और एक दूरी पे जाके तुम्हें पूरी इमेज दिख जाएगी। क्लियर हुआ? मैं तो कोई परेशानी। बट अगर मैं मान लो एक एम्बियंट दूरी पे हूँ, एक जनरल दूरी पे हूँ, तो मुझे अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मिरर का साइज कितना चाहिए? अपनी हाइट का जस्ट आधा। अगर मिरर मेरी हाइट का जस्ट आधा है, तो मैं उसमें पूरी इमेज देख पाऊंगा। क्या मिरर अगर मैं उससे 100 गुना छोटा कर दूं इमेज, तो तभी पूरी बनाएगा? हाँ, लेकिन मैं देख पाऊंगा पूरी इमेज। अगेन, इमेज बनना और इमेज देखना दो अलग अलग बातें हैं। अब अगर मैंने अपनी हाइट का जस्ट आधे साइज का मिरर ले लिया, क्या अब मैं अपनी उसकी पूरी इमेज देख पाऊंगा? हाँ, बना तो पहले भी पूरी रहा था, तुम भी देख पा रहे, अब तुम भी देख पाओगे पूरी की पूरी। तो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंप्लीट इमेज इन अ मिरर इज h by 2, इज h by 2। कहाँ से आई ये बात ज्योमेट्री से आई। ये बात ज्योमेट्री से कैसे आई? ऐसे। अभी तो मैंने मान लो मिरर बना रखा है बहुत बड़ा, और उसके सामने तुम, ये रहे, है ना? क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं खुद बनाता हूँ? तो तुमने बना लिया, मैंने ऐसे ही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो यहाँ होंगी, है ना? ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल यहाँ यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है ना। यहाँ से रे आई, रे डायग्राम देखा। अगर ये यहाँ से आई है तो गारंटी है ये थीटो बराबर थीटो करके आई होगी। फिर एक रे यहाँ से आएगी, ये अल्फा बराबर अल्फा करके आई होगी पक्का, तभी पहुंची होगी, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। ठीक है, इसको आगे तक एक्सटेंड किया, इसको भी आगे तक एक्सटेंड किया। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, इन दो ट्राइंगल को देखो, देख पा रहे हो? क्या ये वाली साइड कॉमन है? क्या एंगल बराबर एंगल है? क्या 90 बराबर 90 है? तो कौन सा रूल लगा? कौन सा रूल? और कैसे लगा? हाँ, ए एस ए, एंगल के बीच में साइड फिर एंगल।
एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो आशा के थ्रू, हमारी आशा थी ये बराबर होंगे और वो आशा भरपूर निकली। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली क्या ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? ठीक है, अगर ये दूरी x है तो ये वाली दूरी भी, अच्छा ये दूरी y है तो ये वाली दूरी भी, ये तो तुम थे ना, तो तुम्हारी टोटल हाइट कितनी? अब h कहाँ से? अब तो 2x प्लस वाई होगी ना। कुछ मुश्किल बात है इसमें? ये मुश्किल बात है, हुआ क्यों ये? क्यों होता है? किसी के पास रिमोट आ गया है क्या? आज से पहले नहीं हुआ, चलो कहते हैं इसकी आशा नहीं थी हमें, जो हुआ अभी। कैसे समझ आया ये? ठीक है, तो इन दो लाइनों के बीच की ये वाली दूरी देख पा रहे हो? देख पा रहे हो ना? इतना मिरर यूज हुआ है बस, इससे तो बाहर हुआ ही नहीं यूज। और ये कितना है? क्या मैंने प्रूव कर दिया है कि जो तुम्हारी हाइट होती है उसकी आधी हाइट मिरर की चाहिए होती है कंप्लीट इमेज देखने के लिए। और अगेन ये बात किस पे डिपेंड करती है? डी पे। आप सुनना, डी पे क्या डिपेंड कर रहा है? तुम्हारे इमेज के देखना है, मिरर का इमेज बनाना? हमारी इमेज का देखना इज डिपेंडिंग ऑन डी, मिरर का इमेज बनाना इज नॉट डिपेंडिंग ऑन। मिरर का तो इतना छोटा सा टुकड़ा भी पूरी इमेज बना देगा, तुम नहीं देख पा रहे वो अलग बात है। अब रे डायग्राम बनेगा कैसे? इमेज बनी कहाँ? इमेज तो बनाओ, इमेज यहाँ बनी। ये है ना इमर्जेंट रे। हमेशा एक्सटेंड या फिर बैक ट्रेस कौन सी रे को किया जाता है? जो आती है, जो मेरी तरफ आती है, जो मेरी तरफ आती है। तो ये इमर्जेंट रे, ये भी इमर्जेंट रे। तो इन दोनों इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ा दो, इसको भी पीछे बढ़ा दिया। यहाँ से डी ही दूरी पीछे चले जाओ, डी ही दूरी पीछे चले जाओ। अच्छा, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, और जैसे यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम्हें अपनी इमेज मिल जाएगी सेम हाइट। क्या मिरर आधी हाइट का होने की वजह से जो तुम्हारी इमेज है उसका साइज आधा हुआ है क्या? उसका साइज वही रहा है। तो देखो ये वाली बात सही है, वहाँ पे भी ये वाली बात सही है, वहाँ पे भी ये वाली बात वहाँ पे भी सही है। लेकिन अगर मैंने इसको h/2 कर दिया तो पूरी इमेज दिख जाएगी, अगर डी अप्रोच। अगेन ये बात किस पे भी डिपेंड करती है? डी। ऐसा नहीं है तुमने अपनी हाइट का आधा ले रखा और उससे लड़ा के देख रहे हो। ठीक है, एक डी की रेंज होती है जिसमें अभी देख पाएगी, कोई परेशानी? पक्का? अगेन ये रे डायग्राम मुझे पहले से पता था या अभी अभी इन्वेंट हुआ है? पहले से पता था तभी बनाता है। हाँ ऑफ कोर्स सच है ये बात। अगर मुझे पता ही ना होता कि मुझे यहाँ ऐसे ऐसे बनाना है तो बना लो रे डायग्राम जाओ। ठीक है, तो रे डायग्राम हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, ये दिमाग से निकाल दो। है ना? लोगों की ये मिथ है कि क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि रे डायग्राम नहीं बना पाते। अरे कहाँ का रे डायग्राम है, बिना रे डायग्राम कर लो। रे डायग्राम फालतू चीज है एक नंबर की। लेकिन अगर मुझे चीजें समझानी हो तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी रे डायग्राम की भी, तुम्हें तुम तक पहुंचानी है अपनी बातें, तो पिक्चर के थ्रू जा पाएंगे। अच्छा, और पिक्टोरियल एनालिसिस करना हो तो वो भी काम की बात है, वो भी कभी हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे सितारा वाली बात क्या है कि डी, डी या फिर इमेज फॉर्मेशन फॉर ऑब्जर्वर डिपेंड्स ऑन डी। क्या डी पे डिपेंड नहीं करता? इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन डी। क्या? साइट, साइड, राइट। बात बताता हूँ, ये जो इमेज है ना, इस वर्ड में ही सेंसेशन वर्ड छुपा हुआ होता है। सी, साइड, ये सब वर्ब की फॉर्म है, और प्रोसेस क्या है इनका? सेंसेशन। और कुछ जानना है? अरे वो किताब 9वीं 10वीं के बच्चे को पढ़नी होती है, तू 12वीं में पढ़ रहा, तेरी गलती है। फिर तो अब एडवांस रेन एंड मार्टिन पे आना चाहिए पढ़ने के लिए। पीडीएफ है, दे दूंगा, पढ़ लियो। क्या क्या पढ़ेगा पर ये तो बता। चार प्रॉपर्टी हो चुकी है, पांचवी। हाँ कुछ फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। रेंज होती है, फिक्स वैल्यू भी नहीं होती, बेसिकली एक रेंज होती है। तो वो तो मैंने बोला ये कोई रेंज होगी, उसी के लिए वैलिड है ये बात। हाँ, अगर ये डी मैंने बहुत छोटा कर दिया
तुम अपने आप को लेके छाती अड़ा के खड़े हो गए हो शीशे में, और शीशा तुमसे आधी हाइट का है, तो पेट ही बनेगा उसमें। बनेगा तो सब, पर तुम्हारे लिए तुम क्या देख पाओगे? तुम तो खैर पेट भी नहीं देख पाओगे, तुम्हें दीवार दिखेगी सामने वाली, गुड्डी के नीचे है शीशा। कोई और अगर देखेगा तो उसको भी क्या दिखेगा? कौन दिखेगी तुम्हारी, है ना? तो उनके अंदर कुछ छुपा है वो दिख जाएगा। क्या? हर कोई एक्सरे लेके नहीं घूम रहा आंखों में। ठीक है। अब पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि मान लो मेरे पास एक मिरर बेचारा इतना पड़ा हुआ है, हर मिरर के साथ उसकी एक नॉर्मल अटैच होती है, हर पॉइंट पे। इस नॉर्मल के साथ ही आई और आर का खेल चलता है ना? तो ये नॉर्मल थी, यहाँ से एक चुपचाप रे आई, इसका नाम था इंसिडेंट रे। बेचारी ने एंगल थीटा बनाया, और थीटा पे ही वापस चली गई। क्या? फिर दिमाग में आता क्यों है? ये सभी होता है? बता तो नहीं। इस मिरर को मैंने मान लो अल्फा एंगल घुमा दिया। कितना एंगल? अल्फा एंगल घुमा दिया। जैसे ही इस मिरर को अल्फा एंगल घुमाया, लेकिन रे डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं किया। मिरर रोटेटेड बाय अल्फा विदाउट डिस्टर्बिंग इंसिडेंट रे। किसको डिस्टर्ब नहीं किया हमने? इंसिडेंट रे को डिस्टर्ब नहीं किया। नॉर्मल तो डिस्टर्ब होगी, गारंटी है। क्यों? क्योंकि सर्किट तो परपेंडिकुलर होती है। कितना एंगल घुमाएगा? अल्फा। इधर से अल्फा नीचे भी तो आया होगा। ठीक है। तो नॉर्मल भी कितना घूम गई होगी? नॉर्मल भी कितना घूम गई? अब मुझे नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बता पाओगे तुम? नया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अल्फा प्लस थीटा। कोई परेशानी? अब क्या तुम मुझे नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता पाओगे? तो रिफ्लेक्शन, नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता पाओगे? कितना आ जाएगा? तो क्या होगा, कौन सा होगा? अरे ये रही ना नॉर्मल। तो तो हाँ, रीजन पता है क्या है? तुमने बेशक इंसिडेंट रे डिस्टर्ब नहीं की, पर इमरजेंट रे गारंटी डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल ऑप्टिक्स में कहाँ से नपते हैं? और अगर नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे ने अल्फा प्लस थीटा बना लिया, तो अब एक नई इमरजेंट रे पैदा होगी जो इस लो को फॉलो करेगी, अल्फा प्लस। कई बार ऐसा लगता है हमें कि इंसिडेंट रे को छेड़ा नहीं, तो इमरजेंट रे क्यों छेड़ेगी? तो इमरजेंट रे। ठीक है। अब समझना क्या होगा। ये वाला एंगल बता दोगे मेरे को? ये छोटा सा एंगल कितना है? ये छोटा सा है। तो पहले पूरा थीटा था, इसमें से अल्फा हट चुका है, तो ये कितना बचा? बताओ, कोई परेशानी? क्लियर है? तो फाइनली क्या मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो? बता सकते हैं? क्या ये होगा थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा? तो थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये टू अल्फा आ गया। ये एंगल आया टू अल्फा। पहले इमेज यहाँ थी ना, अब इमेज कहाँ है? तो इमेज कितना शिफ्ट हो गई? तो क्या कॉन्सेप्ट में बनाना चाहिए? इफ मिरर इज रोटेटेड बाय अल्फा, देन इमेज रोटेट्स बाय। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ टाइम लगा दूँ, क्या लगा दूँ? इसी बात को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दो अगर, तो मैं ये बात नहीं बोल सकता इफ मिरर इज मूविंग विद ओमेगा, देन इमेज मूव्स विद टू। इसके ऊपर मैं इतने गलत गलत सवाल बना नहीं रहा, इतने गलत गलत सवाल बना सकता हूँ, हिलेंगे नहीं। इमेजिनेशन से बाहर इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं कुछ लोग। खैर, ऐसे भी जो एडवांस में नहीं जाते, बाहर ही आ जाते हैं।
सिर्फ इस लाइन की, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन भी आ गई, वेलोसिटी तो मैं दे ही सकता हूँ, है ना। तो वेलोसिटी देके मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी, किस पॉइंट की, इसके रेफरेंस में, मतलब कि ओमेगा है वहाँ 2 ओमेगा हो रहा है, और इस 2 ओमेगा का उस वेलोसिटी के उस फ्रेम में क्या फर्क पड़ेगा, फ्रेम की गाने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ स्कोप बहुत अच्छा है, बट हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे निकलेंगे चैप्टर खत्म करने वाले। तो पांचवी प्रॉपर्टी समझ आई, अगर मिरर को अल्फा खिसका है तो इमेज 2 अल्फा खिसकती है, अगर मिरर को ओमेगा से घुमाया तो इमेज 2 ओमेगा से घूम जाती है। क्लियर है। जैसे एक छोटा सा सवाल देख लो, आसान सा, ये मिरर है, इस पर रोशनी आई ऐसे और ऐसे निकल गई, ये एंगल बनाया 60 और 60, क्या पता नहीं करना है। छोड़ो तो इसकी बातें छोड़ो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, इस मिरर को कितना घुमाया जाए कि इमेज हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए। सुनना ध्यान से, मुझे इमेज कितनी घुमानी है, 60 डिग्री, तभी तो हॉरिजॉन्टल पे आएगी, तो इसको कितना घुमाना पड़ेगा, आंसर बताओ। अल्फा घुमाने पे इमेज कितनी घूमती है, अगर इमेज 2 अल्फा घूमी है तो मिरर कितना घूमा होगा, अगर इमेज 60 डिग्री घुमानी है तो मिरर कितना घूमा होगा, होगी परेशानी दूर। ठीक है, पूरा घुमाने का है। छठी प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी, अगेन मिरर बहुत छोटा सा, ये रहा ऑब्जेक्ट, तुम्हें बता रे डायग्राम कुछ कुछ ऐसा बनेगा, और इमेज यहाँ बनेगी, एक आदमी यहाँ खड़ा है चुपचाप, क्या वो ये इमेज देख पाएगा, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है इस मिरर के बिल्कुल सामने, इस मिरर के बिल्कुल सामने, क्या वो ये इमेज देख पाएगा, ये है वन, या टू, अच्छा एक आदमी यहाँ है, तीसरा आदमी, क्या ये इमेज देख पाएगा, अगर यहाँ इस दायरे के बीच यहाँ आदमी खड़ा हो जाए, क्या ये इमेज देख पाएगा, ओनली फोर विल बी एबल टू सी दी इमेज, और इसी चीज को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट आई ऐसे कि किसी एक आदमी को तो पूरी इमेज दिख रही थी, दूसरे को इमेज नहीं दिख रही थी, तो इसका मतलब मिरर हमेशा से इमेज बना रहा है, वो भी पूरी, तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो किसके ऊपर निर्भर करता है, फील्ड ऑफ व्यू और डी, फील्ड ऑफ व्यू और डी, डी कौन है, परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम मिरर, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है, ये दोनों बातें अगर सही कॉन्स्टलेशन में बैठ गई तो तुम किसी भी मिरर में पूरी इमेज देख पाओगे, हर मिरर का अपना फील्ड ऑफ व्यू होता है, ये मिरर का होता है फील्ड ऑफ व्यू, तुम्हारा होता है इमेज का होता है, फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, इमेज, मिरर का कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं होता, इसको मिरर दिख रहा, मिरर तो दिख ही रहा है, इसको मिरर दिख रहा है, क्या चारों आदमियों को मिरर दिख रहा है, इमेज एक को दिख रही है, तो फील्ड ऑफ व्यू तो इमेज का हुआ ना, क्लियर हुआ, यार कोई परेशानी, अच्छा अगर मैं यहाँ ले लूँ ऑब्जेक्ट, तो फील्ड ऑफ व्यू ऐसा बनेगा, देख पा रहे हो, तो अब ये दोनों देख पाएंगे, मेरा तो वही है, अगर मेरे के फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करती चीजें तो आज भी उसी को दिखाई देती, तो इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, फील्ड ऑफ व्यू इज ऑफ इमेज, ये सारी बातें समझ आती हैं तुम्हें, पक्का। तो फील्ड ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट बना, अगर कोई फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आता है उसको इमेज दिख जाएगी, कोई फील्ड ऑफ व्यू के अंदर नहीं आता उसको इमेज नहीं दिखेगी, सिंपल स्पष्ट बात है, इमेज हमेशा बनती है, मिरर पूरी ही इमेज बनाता है हमेशा, सारा खेल ऑब्जर्वर का है, सारा खेल ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर चेंज खेल बदल गया, मिरर भी वही है और नेचर भी वही है, ठीक है, खेल सिर्फ इन दो बटनों का है, ठीक है। तो ये मिरर की 6 प्रॉपर्टी थी, जैसे इस पे एक बहुत बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है, इस वाले पे बनाया जा सकता है स्टैंडर्ड बुक में, काफी स्टैंडर्ड सवाल है, देखते कर पाते हो कि नहीं। मान लो मेरे पास आई से दो मिरर है, बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है, बोला क्या फिर, चलते वही लेक्चर में, कैसे बोल गया,
ठीक है केजरीवाल। नहीं वो जा नहीं रहा ना पर्सनैलिटी पे। बिल्कुल नहीं लग रहा, तेरे पास ऊँट छोड़ कुत्ता भी होगा। समझ आया? इस मिरर की लेंथ एल, दोनों के बीच का गैप एल, और इस मिरर की लेंथ ये एक रास्ता है, पाथ। कोई स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, पाथ है। किसका? एक इंसान जो यहाँ दौड़ेगा, ये इंसान किसी कांस्टेंट यू वेलोसिटी से, ये कैसी है, कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ता हुआ चला जाएगा इस रास्ते पे सीधा। और ये रास्ता इन दोनों मिरर से अगर परपेंडिकुलरली नापा जाए तो डी दूरी पे है। ठीक है, इस डी को भी आसान करने के लिए काम करो, 2l ले लो। ठीक है, इन दोनों मिरर के बीचों बीच यहाँ एल दूरी पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर है, L/2। या कितना नीचे है यहाँ से, L/2। क्या अब तक तुम्हें डायग्राम वगैरह सब समझ आता है? सवाल ये है, ये आदमी यहाँ से दौड़ के यहाँ तक चला गया, यहाँ से दौड़ के वहां तक चला गया, कितने समय तक ये इन दो मिरर में इमेज देख पाएगा? हाँ, नहीं नहीं, दोनों में एक साथ कैसे दिख जाएगी, दोनों में एक साथ कभी नहीं दिखेगी। इस ऑब्जेक्ट की कितने देर तक, कितने समय तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा? यू कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ चला गया। एक मिनट यहाँ रखा है, एक मिनट यहाँ रखा है, ज्योमेट्री तुम्हें बता दी गई है। तो कितने समय तक इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, कितने समय तक इस ऑब्जेक्ट को कह रहा हूँ, इस आदमी को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, कितने समय तक? सवाल सबको समझ आ चुका है? चलो। हाँ बता। हम्म, 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 बनेंगे। दियो इसको, नोटबुक पेन दे। मतलब ऐसी करो कि सामने वाला रो जाए कि भाई नहीं करनी थी। और किसी का कोई दिमाग चल रहा हो तो बताओ। पन्ना तो चाहिए। आगे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, देखो, इसको खुद की इमेज नहीं देखनी। हाँ, अच्छा, ऑब्जेक्ट की इमेज कभी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा, वो तो ऐसे जा रहा है अपने सीधे। फोकस्ड आदमी है वो, नहीं ऐसी बात क्यों होगी, पागल है। अच्छा हाँ। हम्म, 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 ठीक है। ये कौन सा एंगल है? अरे ये सामने थीटा नहीं होगा, प्लेन मिरर है वो, तूने बड़ी कैसे बना दी उसकी image? हाँ तो फिर एंगल थीटा बनेगा। हम्म, 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 हम्म,
एक सोर्स की माइनस आंसर बोल दी। हम्म, हम्म, सिर्फ एक मिरर का। तूने इस मिरर का, इस एक मिरर का फील्ड व्यू कहाँ निकाल के मारा पता? ऊपर। आदमी आदमी यहाँ दूर है। हाँ ऊपर जाएगा। बैठेगा। आसपास भी नहीं है। मतलब आसपास छोड़, दुनिया में ही नहीं है सोल्यूशन की। बहुत अलग चला गया, बहुत ही ज्यादा अलग चला गया। वहीं से ही पता लग गया ना गलती क्या कर रहा है तू। ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तुझे ऑब्जेक्ट का फील्ड व्यू नहीं निकालना। तो जो इमेज देखेगा उसका फील्ड व्यू निकालना। तो इस ऑब्जेक्ट की यूनिवर्सल इमेज मत बना, इस ऑब्जेक्ट की वो इमेज बना जो ये देख पाए। तो तब ये ऊपर पहुंच जाएगा ना। हाँ। हाँ तो फिर उसके बाद। हम्म, हाँ। हम्म, अरे फील्ड व्यू निकालना ही नहीं है। नहीं, तू एक बार ये एक्सप्लेनेशन और दे दे कि इसने कभी इसको देखा ही नहीं क्यों। हाँ हाँ। नहीं मेरा तो एल लेंथ का है और ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है। हम्म, हम्म। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि, मैंने कब बोला कि ये डी भी 2x/y/2 होना चाहिए, तो मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने डी को इससे कभी रिलेट नहीं किया। कर भी नहीं सकते जब तक इन्फॉर्मेशन की बनना हो। फिर यहाँ पे रिलेटिव टर्म आती है, वेलोसिटी की रिलेटिव, वो कराऊंगा भी मैं। आओ। ठीक है। ये तो बहुत गलत बात थी, ये तो बिल्कुल ऐसा था, तूने मान लिया है सच्ची का इंसान है, मूड है इसका, नहीं देखा। घोड़े वाले वो लगाए हुए थे आंखों पे। ये क्या बदतमीजी थी। आओ। देखो, यहाँ से यहाँ रह के आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही रे ऐसी होगी जो आई बराबर आर करके देगी इसको, है ना। ये तो सीधी कहानी है, बन गई सीधी, ठीक है, ये दूरी बोलो कितनी। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी, ये बताओ ये कितना, L/2 और L कितनी, L/2। ये दूरी मान लो भाई, ये कितनी है, यही तो नहीं पता मुझे कितनी है, तो मान लिया भाई, ये ज्यूम्ड है भाई, ठीक है। और ये दूरी 12, टेन थीटा निकालते हैं। बोलो ऊपर वाले ट्रायंगल से टेन थीटा, 3L/2/L। कैसे? क्योंकि ये वाली दूरी भी क्या है, ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या है, L। ठीक है। नीचे वाले से टेन थीटा निकालो, नीचे वाले ट्रायंगल से इस वाले से दिख रहा है, तो बाई अपॉन अपॉन 2L। बताओ कोई दिक्कत, कितना समझ आता है। ये एल का, ये दो गया, समझ आया ना, दो से दो कैसे काट दिया, क्योंकि ये नीचे ही आना था। तो वाई बराबर, सुनना ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, इसको इमेज दिखी रही है। कब दिखना बंद हो जाएगी पता है, कब दिखना बंद हो जाएगी, जब एक रे यहाँ पे आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। समझ आया? और अच्छा चित्र बना लेते हैं। ठीक है। इसको मान लिया अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा। ये दूरी बोलो कितनी, L/, डायग्राम से ना दिख रही हो तुम्हें L/2, बट ये है L/2, देखो ये L/2 है, ठीक है। और ये दूरी, अच्छा अब सुनना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिया मैंने वाई डैश, समझ में ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली, वाई डैश। ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा से टेन अल्फा निकालो, कितना आएगा, ऊपर वाले ट्रायंगल से कितना आएगा, L/2 डिवाइडेड बाय L, बराबर नीचे वाले ट्रायंगल से कितना आएगा, वाई डैश डिवाइडेड बाय 12। देखो समझ आया कि नहीं, आ रहा है पक्का। एल से एल कट गया, दो से दो कट गया, वाई डैश बराबर
अब पता है मुझे इस y बराबर l से क्या समझ आया कि असलियत में y डैश ये था ही नहीं, असलियत में y डैश ये था तभी तो l हो पाया, वरना l हो ही नहीं पाता है। बात समझ में आती है? अच्छा ये वाली जो रे थी, ये वाली, क्या ये आखिरी रे थी? ये एक्चुअल में कहाँ बनेगी? हाँ, ये एक्चुअल में क्या ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक मैं इस वाले मिरर से इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा, क्योंकि यही फील्ड ऑफ व्यू है। और y कितना निकाल के बैठूंगा? 3l। तो नीचे वाले मिरर से इसका फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ कितनी है? 3l। ऊपर वाले से भी कितनी आएगी लेंथ? 3l। टोटल कितनी लेंथ आ गई? 6l। टोटल कितनी लेंथ आ गई? समझ पा रहे हो? हाँ भाई साहब, पक्का? नीचे वाले मिरर से कितनी लेंथ? 3l तक दौड़ेगा तो तब तक इमेज दिखेगी, फिर ऊपर वाले मिरर से भी कहां तक दिखेगी उसको? 3l तक ही दिखेगी। टोटल कितने डिस्टेंस तक उसे इमेज दिखी दोनों मिरर से? 6l। और कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ रहा है अगला आदमी, तो कितने टाइम तक उसे दिखी होगी? 6l बाय यू। आ गया भाई, ई बराबर 6l बाय कितने टाइम तक दिखेगी? हाँ, बात बता। हाँ, तुझे क्या लग रहा है ये शुरुआत वाला पॉइंट है? कहीं से भागता हुआ आ रहा होगा, जहां ये टकराई होगी मैंने वहां से वाई नापना शुरू कर दिया। पता नहीं। अगेन रे डायग्राम सच, जो ये वैल्यूज आई है ये सच है। अगर तू इस रे को यहां भी बना लेता और इसको मैं वाई डैश मानता, तो ज्योमेट्री से आता तो ये वाली लेंथ भी कितनी ही? रे डायग्राम तो समझाने के लिए बनाया है। मुद्दा समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तू इसको यहाँ से स्टार्ट कर ले, 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 आएंगे तो सब 3l ही, क्योंकि जहां तू रे भेज देगा, लगाएगा वो वाली ज्योमेट्री, अलजेब्रा लगाएगा, सोल्व करेगा, वाई तो हमेशा 3l आएगा। आई बात समझ? कौन सी वाली लाइन को? इन हरी और पीली को ऐसे पीछे की भी? अरे ये भी पीछे की भी, हाँ। अब बताता था। बता। अब बता तो कैसे? ये बहुत मेहनत करवाएगा, अब सब बताना पड़ेगा। बता बता बता, पहले बता तो सही। अरे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? बोल। हाँ हाँ हाँ, ज्योमेट्री तो वही आती देख, ये थीटा है, दिख रहा है? अच्छा, अगर तेरा ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज जहां बनेगी वो भी तो एल दूरी बनेगी, बनेगी। और इस वाली रे से ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि हाइट भी सेम होगी। ठीक बात है? अच्छा ये थीटा बनेगा। आगे बता क्या करूं? कौन से वाला? ये वाला एंगल निकाल के करेगा क्या? अच्छा ये बीच का एंगल, ठीक है बीच का एंगल भी निकलवाते हैं। ये सीधी लाइन है, बिल्कुल ऐसे गई है, ठीक है। तो असलियत में ये वाला एंगल अल्फा रहा होगा, इसको आगे तो सीधा खींच ले, तो ये भी अल्फा रहा होगा, कोई दिक्कत? अच्छा ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा, कोई परेशानी? अच्छा ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना? तो 90 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस थीटा, तो कितना आ गया? 90 माइनस अल्फा माइनस 90 प्लस थीटा, तो थीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल आ गया तेरा थीटा माइनस अल्फा। बता क्या कर लूंगा हमने इसकी? आगे अब आगे समझ। हाँ अभी कुछ पूछ रहा हूँ इसी डायग्राम में, पूछ लो फिर मैं 1 करोड़ बार बैक दबाने वाला हूँ। पक्का? कुछ किसी का कोई डाउट हो पूछ लो। श्योर? समझ तो आया ना? रिस्पॉन्ड कर रहा है वापस। हाँ तो ये क्वेश्चन समझ आता है सबको? बढ़िया सवाल। क्वेश्चन था फील्ड ऑफ व्यू पे, ये कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और तो सोचो इस पे कैसे सवाल बना सकते हैं, अगर दिमाग थोड़ा सा खराब है ना, तो बहुत अच्छे सवाल बना वे ऑप्टिक्स है, यहाँ पे सवाल किसी भी लेवल का बन सकता है।
इस लेवल का भी बन सकता है कि अगर मैंने सवाल बनाया तो सिर्फ मैं ही सोल्व कर पाऊँ और दुनिया में कोई नहीं कर पाए, ऐसा सवाल बनाएंगे। ऐसे कोई और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है वो भी ऐसे सवाल बना सकता है जो सिर्फ उसके और किसी से ना। और अगर तुम्हें रे ऑप्टिक्स की दरिंदगी सच में देखनी है तो अजय घटक के नाम से एक बुक है, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर है रे ऑप्टिक्स का महारथी। तो उसको जिस लेवल पे रे ऑप्टिक्स आती है उसकी किताब पढ़ना तुम्हें पता लग जाएगा कितनी दरिंदगी जा सकती है रे ऑप्टिक्स। तो मुंह फाड़ के खा जाती है वो जो उसको पढ़ने जाता है। हम्म, 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 हम्म। तो ऐसे तो उससे अच्छा है फेमन की 3 वॉल्यूम है, फेमन लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 ऐसे करके 3 बुक है फेमन की। वो पढ़ लो, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई फिजिक्स की बात है ही नहीं। वो आदमी कभी केमिस्ट्री में कभी बायो में कभी मैथ्स में कभी फिजिक्स में जंप करता रहता है क्योंकि वो तुम्हें साइंस पढ़ा रहा है वो फिजिक्स का ही टीचर, टीचर भी नहीं वो साइंटिस्ट था। और मतलब उसको अवार्ड में रखा है काफी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग गिना जाता है वो बस। तो बहुत बढ़िया तरीके से उसने बताया, जैसे ये जो तो हम एग्जांपल लेते हैं ना हैरान होने वाले कि अगर अर्थ को मैं एटम का साइज मान लूँ तो न्यूक्लियस सिर्फ एप्पल जितना बड़ा होगा। अगर मैं अपने दोनों हाथ के बीच की दूरी 1 मीटर कर लूँ और मेरे एक एक हाथ पे एक एक गुलाम चार्ज आ जाए तो इतना फोर्स होगा अर्थ लिफ्ट हो जाए। ये सब डिपिक्शन कहाँ से दे पाता हूँ मैं? यही तो इन्हीं की पढ़ रखी है। तो सोचने को मजबूर करता है तुम बहुत इंटरव्यू की। वो कैलकुलेट करके रखता हूँ तो मैं बताते ही इस तरीके से इंटरेस्ट आ जाए। तो खैर अगर सिलेबस का प्रेशर ना हो तो पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ो और बहुत मजा आता है। हाँ तो डेनियल तो नहीं है ना वो, छोटी सी किताब है क्या पतली सी? तो होगी, अगर एक आधा कुछ बता देगा तो शायद पहचान लेगा। एरोडोमी रशियन है, क्रोटोमी। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना? तो हमने क्या क्या देख लिया प्लेन मिरर में, फील्ड ऑफ व्यू 6 की 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने प्लेन मिरर की। ठीक है। अच्छा अब कुछ चीज़ें हो रहा है प्लेन मिरर में जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे फील्ड ऑफ व्यू से बात आती है नंबर ऑफ इमेज। अगर कोई दो मिरर एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में आ जाए तो क्या होगा? पहले तो होता है इमेजेस का, है ना? तो अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस बाय टू मिरर विच आर इन फील्ड ऑफ व्यू ईच अदर। दो मिरर है एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में आए। अगर मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, प्लेन मिरर है क्या? तो इस इमेज से इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू मैच हो जाता है। ये दोनों मिरर एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में, क्या ये मिरर इसको देख सकता है और ये वाला मिरर इसको देख सकता है? जी हाँ। क्या इस पे खड़े होकर इस मिरर को, इस पे खड़े होकर इस मिरर को देखा जा सकता है? हाँ। तो इन दोनों के फील्ड ऑफ व्यू क्लैश करेंगे। जब इन दोनों के फील्ड ऑफ व्यू क्लैश करते हैं तो एक नहीं बहुत सारी इमेजेस बन सकती है। तो अब वही पढ़ने वाले हैं हम, नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू मिरर आर इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ईच अदर। ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल है, जो पढ़ा रहा हूँ कब पॉसिबल है, जब दोनों एक दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में। आगे नहीं फील्ड ऑफ व्यू में, एक तुम अपने घर ले गए एक मेरे घर रखा हुआ है, क्या नंबर ऑफ इमेज? ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं कुछ चीजें समझ के करने की। अच्छा प्लेन मिरर को कितने भी लंबा एक्सटेंड किया जा सकता है? एक छोटा सा टुकड़ा है उसको इंफिनिटी जितना मान सकता हूँ। एक मिरर ऐसे रखा है एक मिरर ऐसे रखा है, इससे कुछ दूरी पे, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। सही है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट क्या है इसके? तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इमेज वन। भाई एक्स में ये वाई था ना, तो जितना वाई ऊपर है उतना ही वाई नीचे। तो इस वाले पॉइंट से कितना नीचे आ गए? माइनस वाई। और कितना नीचे है? एक्स ही नीचे है। एक्स, यहाँ से तो एक्स दूरी है, एक्स तो बदला ही नहीं। ये किसकी इमेज है? ये मिरर वन है ये मिरर टू है, किसकी इमेज है? मिरर वन की, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इमेज ऑफ मिरर वन। ठीक है। ऐसे ही ये वाला मिरर इसकी इमेज यहाँ बनाएगा। ये इमेज वन किसकी? इमेज वन डैश किसकी?
हाँ कोऑर्डिनेट माइनस एक्स होगा भाई। बोलो कोई दिक्कत। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी इमेज ऑफ मिरर। तो ये मिरर तो इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। करो। ये मिरर भी तो इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, कर लो। तो इस मिरर के हिसाब से देखो, इस मिरर के हिसाब से इसकी इमेज यहाँ भी तो बनेगी। बताना कोऑर्डिनेट। माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। अच्छा यही एक इसके हिसाब से भी तो बनेगी। इसको मिरर लो, इसके हिसाब से कहाँ बनेगी बताना। माइनस एक्स के क्लैश करेगी। तो ये दो अलग अलग इमेज है, एक ही इमेज है। एक ही इमेज है, तो ये सेकेंडरी इमेज है, सेकेंडरी इमेज ऑफ बोथ। कोई परेशानी? पक्का? अगर मैं इसको रेडियस जैसा कंसिडर करूँ, तो ये जो चार इमेज जितनी भी तुम्हें इमेज बनती दिखी है, तीन इमेज बनी है वैसे तो, चार नहीं बनी क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव था ना। ये सब एक सर्कल पे लाई करेगी गारंटी। ये सब एक सर्कल पे लाई करेगी गारंटी है। कैसे समझ लो। ये एक्स वाई है, मैग्नीट्यूड देखो, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, सारे के सारे एक्स और वाई है। मैग्नीट्यूड वाई। और आर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए मैग्नीट्यूड देख रहा था। तो हमेशा मेरा आर स्क्वायर इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, हमेशा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, बराबर ही है। तो क्या समझ आ चुका है कि सर्कल पे ही लाई करेंगे। तो जब फील्ड ऑफ व्यू में होते हैं एक दूसरे के मिरर, फील्ड ऑफ व्यू में जब होते हैं, तो जितनी भी इमेज बने चाहे कहीं भी बने, वो एक सर्कल पे लाई करेंगे। और वो सर्कल का रेडियस क्या होगा? दोनों मिरर के इंटरसेक्शन से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी। कोई परेशानी? पक्का? तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी? ऐसे बनता है इसकी। बात समझ में आती है यार? कोई परेशानी? अब मैं दोनों मिरर को अलग एंगल पे रखता हूँ। जैसे अब एक जनरलाइज केस है। बढ़िया इसमें लगे पड़ा है। हाँ रिदम में चल रहा है। गलती नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नंबर ऑफ इमेज निकालनी है तुम्हें। काम समझ आ गया? नंबर ऑफ इमेज। आओ निकालो। सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो। क्यों बनाया सर्कल? उसी पे लाइन करेंगे सारी। तो एक सर्कल बना लिया हमने। ठीक है। इस मिरर की प्राइमरी इमेज कहाँ बनेगी? ये ऑब्जेक्ट है, क्या जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा? मतलब अगर ये 30 डिग्री ऊपर थी तो नीचे भी 30 डिग्री नीचे ही बनेगी। ये क्या इमेज वन ऑफ मिरर वन है ना? अच्छा इसका क्या 20 डिग्री होगा? क्यों? क्योंकि जितना इधर था उतना ही इधर। ये क्या बनी? इमेज वन किसकी? मिरर टू की। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इमेज वन क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी? अच्छा ये एंगल कितना? 80। तो ये वाला मिरर कितनी पीछे बनाएगा अब? ये क्या बनी? इमेज टू ऑफ मिरर। ये किसने बनाई है? मिरर टू ने बनाई है। मिरर वन कहाँ से बोल दे रहे हो? कौन बना रहा है वहीं की? इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इसने एक नई इमेज बना ली। ये भी तो सेम काम करेगा, इसमें कौन सा थोड़ी करनी है ना। इससे कितना? क्या ये अब इसको सेकेंडरी इमेज कंसीडर करेगा या इसको ऑब्जेक्ट की तरह लेगा? कौन? ये वाला मिरर। तो अगर ये एंगल था कितना? 70, तो नीचे भी कितना एंगल होगा यहाँ से? कितना बनेगा? 70। आया समझ? ये क्या बना? इमेज टू किसकी? किसने बनाई है? मिरर वन ने बनाई है। ऑब्जेक्ट किसका लिया? आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना। ये वाला मिरर इसको ऑब्जेक्ट की तरह उठाएगा। बिल्कुल। फिर ये वाला मिरर इसको ऑब्जेक्ट की तरह उठाएगा। और ऐसा करते रहेंगे। कब तक? लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो वो लिमिट समझते हैं क्या है? वो लिमिट है इस मिरर को सीधा खींच लो।
खींच लिया, एक्सटेंड करके बना दो, बना दिया। इसके ऊपर जो भी दुनिया है, इसके ऊपर जो भी दुनिया है, वो इन इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर नहीं बना सकता, है ना। या फिर और अच्छे से समझाता हूँ, सुनना जानते, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कभी नहीं बन सकती। मिरर वन को लेके, मिरर वन को लेके इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कभी नहीं बन सकती, क्योंकि एंगल 180 डिग्री का आ जाएगा। हाँ, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। कोई मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो तुम ऐसे तो बना सकते हो उसकी इमेज, पर ऐसे नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और तुम उसकी इमेज यहाँ बना दो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है उसकी इमेज भी यहीं बना दो, ये पॉसिबल नहीं है। 180 से बड़ा एंगल यहाँ पॉसिबल नहीं है, समझ आ रहा है क्यों। 180 से बड़ा एंगल पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है 180 से बड़ा एंगल, क्योंकि इसका मतलब है या तो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों रियल हो चुके हैं या दोनों वर्चुअल हो चुके हैं, और प्लेन मिरर में ऐसा पॉसिबल। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, सबकी बात है। जैसे क्योंकि इसमें तो बहुत बहुत हो चुकी है, जैसे मान लो इसने ये वाली इमेज उठाई, इस मिरर ने, इस मिरर ने ये इमेज बनाई किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, इसको ऑब्जेक्ट लेते हुए ये यहाँ इमेज बना देगा, बना देगा, क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। इस मिरर के लिए ये कौन सा वर्ल्ड था, रियल, और ये कौन सा वर्ल्ड है, समझ आता है ये। क्या इसकी इमेज ये कभी भी यहाँ बना देगा, मिरर टू इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कभी भी क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों ही रियल हो गए। 180 से कैसे बाहर आ जाएगा ये, तो 180 से बाहर नहीं आ। अब शायद तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 180 के बाहर नहीं जा सकते, 180 के बाहर। अब हर बार ऐसा करेंगे तो हमने दी नहीं जिंदगी, हम इसका एक तरीका निकालते हैं सोल्व करने का तरीका क्या है तुम बताओ। यहाँ लिखो मिरर वन, यहाँ लिखो मिरर टू, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज इसने कितने एंगल पे बनाई, इस मिरर वन ने कितने एंगल पे बनाई, 30 पे, और इसने पहली इमेज कितने एंगल पे बनाई, 20 पे। इन दोनों एंगल के, इन दोनों मिरर के बीच एंगल कितना है, 50। मुझे ये बताओ कि ये 80 डिग्री कैसे आया था, तो तुमने ये 50 को जोड़ा किसमें, 30 में, 50 को जोड़ा, समझ आ रहा है। फिर तुमने ये 70 पता कैसे किया, तुमने 50 में जोड़ा 20 को, इसको ऑब्जेक्ट की तरह उठाएगा कौन, मिरर टू, इसको ऑब्जेक्ट की तरह कौन उठाएगा, मिरर टू, लेकिन कितना एंगल जोड़ के, क्यों, क्योंकि दोनों मिरर के बीच यही एंगल है। तो अब ये कितने पे बनाएगा, ये कितने पे बनाएगा, फिर ये कितने पे बनाएगा, ये कितने पे बनाएगा, ये कितने पे बनाएगा, ये कितने पे बनाएगा, क्यों, 180, पता चल रहा है 180, 180 पे कैसे बना देगा इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन रही है, प्लेन मिरर इसी प्लेन में, ये क्या मतलब है, 180 डिग्री, क्लियर हो। तो क्लियरली मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, क्योंकि अब दायरे से बाहर चला गया, और ये भी रुक जाएगा, इसमें भी नहीं जोड़ सकते, ये भी 180 कूदेगा। तो कितनी इमेज बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर होने चाहिए। देखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम की जरूरत है अब। जैसे एक और सवाल, दो मिरर है, ऐसे देगा वो बिल्कुल उल्टा सीधा प्रदान करके, और उसने बोला कि ये एंगल है 75, और ऑब्जेक्ट रखा हूँ 25 पे, मिरर वन, मिरर टू, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो हो जाओ शुरू, मिरर वन, मिरर टू, बोलो। मिरर वन पहली इमेज कहाँ बनाएगा, कैसे पता, यहाँ देखो, मिरर वन से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, 30, तो मिरर वन से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, 25, तो 25 पे ही बनाएगा। ये मिरर टू, तो कैसे बना लेगा, एंगल भी 70 है दोनों के बीच का। अरे पहली इमेज कितनी बनाएगा, जितना है इधर है उतना ही है इधर, तो आएगा। हाँ, तुम्हें रिक्वायरमेंट है दूसरे सवाल की, उसमें एक बहुत होता है। अच्छा, फिर इसमें क्या जोड़ दोगे, 75 कितना हो जाएगा ये, 135 भाई, 25, ओके। ये ये
ये तो कितनी इमेज बनी? हाँ, खत्म। ऐसे निकालते हैं नंबर। समझ आया? कोई परेशानी सीबीएसई में नहीं आया कभी आने वाली? टेंशन मत लो। सीबीएसई में कैसा आएगा बताता हूँ। एन है नंबर ऑफ इमेज, एन है नंबर ऑफ इमेज, और इसका फॉर्मूला है 360 बट्टे 360 बाय थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन। ठीक है। अब अगर मेरा एन, एन समझ रहे हो, 360 बना थीटा, अगर एन इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। अब इंटीजर में क्या क्या हो सकता है? इंटीजर में और हो सकता है, इवन हो सकता है, और हो सकता है या even हो सकता है। अगर इवन आ गया, अगर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज एन माइनस वन बनेगी। नंबर ऑफ इमेज एन माइनस वन बनेगी। ठीक है। तो इसको नंबर ऑफ इमेज ना लेके तुम बस इसको एन लिख दो। ठीक है, क्योंकि इवन होती है एन माइनस वन, और अगर ओड है तो नंबर ऑफ इमेज एन बनेगी। ठीक है। और ये कब है? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? एंगल बाइसेक्टर पे, ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर। दोनों दोनों मिरर के बीच का एंगल, अरे ऑब्जेक्ट से दोनों मिरर सेम एंगल पे करेंगे। ऑब्जेक्ट रखा है ना एंगल बाइसेक्टर पे, किसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा है? मिरर के। जो मिरर का एंगल बना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर हो। अब आया समझ में? तो थीटा बाई टू दोनों मिरर के, कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, नोट एट एंगल बाइसेक्टर हो थीटा, नहीं। तो अब देखेंगे, अब अगर ये एन इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी अभी भी? एन माइनस वन। और अगर ये इवन नहीं आता तो फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा मेहनत करके, जैसे अभी निकाला। और मैनुअल डिपिक्शन मतलब ये बनती है। जैसे दोनों के बीच का एंगल, क्या एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, और दोनों के बीच का एंगल 50 है, तो 360 बटा 50 इंटीजर भी नहीं आता, इंटीजर ही नहीं आया। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा भी नहीं, तो उस टाइप कोई इंटीजर नहीं लिखा, तो इंटीजर था तभी ये पूछता। अगर ये एंगल बाइसेक्टर थीटा पे भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इवन ओड वाली कहानी भी खत्म हुई है बेसिकली। तो तुम्हें मैनुअल पे भी करना है, क्योंकि इंटीजर ही नहीं है वो। ये जो कहानी है माइनस वन एन, ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ इंटीजर के लिए। ये सारी बात क्लियर हुई? पक्का? अच्छा, ये एन माइनस वन क्यों किया, इसका लॉजिक पता होना चाहिए ना अपने को। बताता हूँ सब लॉजिक। इसमें कितनी इमेज बनी है? तीन या चार? चार या तीन? तीन बनी है। इसको ऐसा नहीं कर सकते हम, मिरर वन मिरर टू खेला खेले, दोनों के बीच का एंगल 90। तो तुम्हारी मर्जी है 45 45 ले लो, तो बहुत ही आसान है, तो कुछ रखा ही नहीं है इसमें, है ना? ऐसा कर लेते हैं कि ये 90 है ना, तो एक को 30 ले लेते हैं और एक को 60। तो मिरर वन पहली इमेज कहाँ बनाएगा? 60 डिग्री नीचे, सही बात है। तो मिरर वन पहली इमेज कहाँ बनाएगा? 60 डिग्री पे। दूसरे वाला फिर दोनों में क्या क्या ऐड करेंगे? 90 90। इसमें 90 ऐड करो कितना? इसमें 90 ऐड करो कितना? अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, 150 और 120 कितना होता है? 200। इसमें ऐड करो दोनों के बीच का एंगल, कितना होता है? अगर किसी लेवल पे तुम्हारा इन दोनों का समेशन प्लस दोनों के बीच का एंगल का समेशन 360 आ गया, रुक जाओगे। और रुकने का मतलब क्या है? 360 आने का यहाँ ये मतलब है कि ये रिपीटेड इमेज है। कैसी इमेज है? तो तुमने चार गिनी थी ना, और एक इमेज तुमने दो बार गिन ली, एक बताओ एम माइनस, ऐसा। क्लियर हुआ? ये मुझे कैसे पता लगेगा इमेज रिपीट हो गई? यहाँ आगे इन दोनों को ऐड करो, और उसमें दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो भी ऐड कर दो, मतलब 90। और अगर वो 360 आ गया समेशन, तो ये दोनों एक ही पोजीशन बता रही है। ये दो अलग अलग इमेज नहीं है, एक इमेज की बात हो रही है। एक मिरर से वो 120 पे है और दूसरे मिरर से वो 150 पे, सेम है। क्या नंबर ऑफ इमेज वाला फंडा क्लियर हुआ? कोई परेशानी आगे? एकदम क्लियर नंबर ऑफ इमेज।
तो नंबर ऑफ इमेजेस में मान के चल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सवाल आ गया तो आराम से निकाल दोगे, फेल दोगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो। तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का तो फंडा पता ही है ना। अगर मिरर फिक्स है तो चीजें बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर ये v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, कौन ऑब्जेक्ट किसकी तरफ, मिरर की तरफ, तो मेरी इमेज भी तो मिरर की तरफ v वेलोसिटी से ही दौड़ेगी। कैसे? ऐसे, ये कितनी दूरी कवर करने वाला है, d। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर, क्या ये हमेशा होता है, हर मोमेंट होता है। तो जैसे जैसे ये अपनी मूवमेंट बदलेगा ऐसे ऐसे ये भी अपनी मूवमेंट बदलेगा, और दोनों के डी बराबर रहेंगे और सेम समय में आएंगे वो सारे डी। तो डी डी बाई डी टी बराबर नहीं है दोनों के, और ये तो वेलोसिटी होती है, तो दोनों की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट ऑफ कोर्स। आई बात समझ में? तो मुझे बताओ इस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होगी, 2v। कैसे? या माइनस 2v बोल दो। कैसे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता है फॉर्मूला इसका, तो ये माइनस v माइनस ये प्लस का भी, तो क्या आ गया माइनस 2v। आई बात समझ? और ऐसे फील कर लो यार, सामने से 2 से आ रहा है मेरी तरफ, या 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, मैं भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो मुझे वो वाला आदमी कितनी रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा अपनी तरफ, दुगनी रफ्तार से। ये रहा फंडा, दूरी जल्दी कवर हो रही है ना। अगर मैं रुक जाता तो मुझे वो 5 से दिखता, पर मैं भी उसी की तरफ दौड़ रहा हूँ, उसी की तरफ। अगर मैं इधर 5 से दौड़ रहा हूँ, वो भी इधर 5 से दौड़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्ट में नजर आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हमेशा वही रहेगी, इसी तो रेस्ट बोलते हैं। सही बात समझ में? ये ऑब्जेक्ट, तो बताओ क्या इमेज भी यही होगी? आप बताना वेलोसिटी हो इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी आएगी? 0। कोई दिक्कत? इस बार रिलेटिव का फंडा ही नहीं है, दोनों उधर भी चल रहे हैं, कोई परेशानी? अब बताओ, क्या तुम्हें इमेज ऐसे आती हुई दिखाई देगी और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वी कोस थीटा, और ये वी साइन थीटा। समझ रहा है? ये वी साइन थीटा मतलब वी बाई, और ये वी कोस थीटा मतलब वी है। तो मुझे बताओ, ये तो कट गए भाई, ये वाला केस है ना, और ये वाला केस है, तो बताओ वी रिलेटिव क्या आ गया, 2v कोस थीटा, है ना। और अगर तुम्हें इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की निकालनी हो तो -2v, और अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की निकालनी हो तो 2v रिलेटिव। बात करते हैं, कोई दिक्कत? तुम्हें लगता मजा आ जाएगा अगर मिरर को भी खुला छोड़ दे, क्यों फिक्स कर रखा है? इसमें क्या मजा है? तो पहले से मैं ना पढ़ाता तो भी अंडरस्टूड था, है ना। असली मजा कब है, जब ये आदमी भागने लग जाए, मिरर मूव करने लग जाए, मिरर मूव कर रहा है और वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से पूछी जाए, मिरर भागे और वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से पूछी जाए, अब है मजा। बताओ। नहीं, ग्राउंड फ्रेम मतलब जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है उसको क्या रफ्तार नजर आएगी इमेज की, और मिरर भी देख रहा है। तो किसी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, एक अकल और एक फॉर्मूला। ऑब्वियसली अकल वाला मुश्किल होता है समझने के लिए, बट एक बार समझ आ गया फिर अकल वाला ही आसान होता है। ये मिरर, इसकी कोई तो रफ्तार है, मान लो इधर मान ली मैंने, तुम उधर भी मान सकते हो, किधर भी मान सकते हो, मिरर है किधर भी जा सकता है। ऑफ कोर्स इसको इसी की लाइन ऑफ एक्शन पे तो भी देखेंगे, क्योंकि वो तो बेतुकी बात होगी, है ना। वो एज गुड एज रेस्ट है हमारे लिए, तो हम ऐसे ऐसे देखेंगे। सही है। मिरर इधर भागा, ऑब्जेक्ट इधर भागा, तो इमेज इधर भागेगी। सही बात है। ठीक है। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। अच्छा, इस बार मिरर के फ्रेम में जाए बिना टर्न नहीं बनेगा, ये वेलोसिटी है, क्योंकि मिरर को तो रोकना पड़ेगा तभी तो समझ पाओगे चल क्या रहा है। तो क्या मैं बिना मिरर के फ्रेम में जाए अब सवाल सोल्व ही नहीं कर सकता, मुझे मिरर के फ्रेम में जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, सच में कोई ऑप्शन नहीं। तो मिरर के फ्रेम में जाने पे क्या होगा, मुझे दोनों की रफ्तार अलग अलग नजर आएगी मिरर के फ्रेम पे, क्योंकि मिरर पे जाके बैठ जाऊंगा, मिरर आ जाएगा रेस्ट पे, और मिरर रेस्ट पे कब आएगा, जब इसको यही वेलोसिटी पलट के दे देंगे, इसमें इसी के मैग्नीट्यूड का 180 में एक वेक्टर जोड़ देंगे, तो ये तो हो जाएगा 0। लेकिन एक अकेले में तो करें नहीं, मैथ्स है, सबके लिए करेंगे वो, तो इसमें भी एक वेलोसिटी जोड़ेंगे इस साइड, इसमें भी एक वेलोसिटी जोड़ेंगे,
इसमें तो खैर नहीं जोड़ पाऊंगा, ऑब्जेक्ट का पता है मुझे, ऑब्जेक्ट में जोड़ पाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो एक इक्वेशन लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ग्राउंड में तो बाद में करेंगे, और इसी ग्राउंड में ले आऊंगा मैं तुम्हें। किसके बराबर आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ, ये बात समझ में आती है, यहाँ तो कोई परेशानी। ठीक है। फिर एक और इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या होगी, ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है, यही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। अच्छा, इसमें ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये काइनेमेटिक्स में दिखाया था कि भाई साहब ये फ्रेम सेम होना चाहिए तभी रिलेटिव लिख पाओगे, सेम फ्रेम बिना रिलेटिव नहीं लिख पाओगे। ट्रेन वाला एग्जांपल याद है, उतनी काइनेमेटिक्स नहीं आती है भी रट लो। जब तक ये आदमी सेम नहीं होगा तब तक रिलेटिव वाले फॉर्मूले काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ भी ग्राउंड, यहाँ भी ग्राउंड, अब काम करेगा ये फॉर्मूला। और मुझे क्या चाहिए थी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पकड़ लो, अलग से बिठा लो इसको, बाकी सबको उधर भेज दूंगे, क्या लिखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू, कोई परेशानी, पक्का, सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग थॉट प्रोसेस रहेगा, ये क्या रहेगा, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, और सबसे पहले इसमें आते हैं। ये तो मैंने जनरलाइज करके दिखा दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया, देखते हैं 5 मीटर पर सेकंड से ये आदमी इधर दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो तुमसे ये नहीं बोलेगा, वो तुमसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बस। अगर उसने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, ध्यान से सुनना, आई के आगे कुछ नहीं लिखा, तो किसके फ्रेम में मांग रहा है वो, और मैं किसके फ्रेम से निकाल सकता हूँ, मेरा, मैं तो मिरर के फ्रेम से ही निकालूंगा ना। ठीक है, सुना जल्दी, जैसे ही मैं मिरर के फ्रेम में जाऊंगा, मिरर तो रेस्ट पे आ गया, मिरर रेस्ट पे आते ही ऑब्जेक्ट कितने से भागना शुरू कर देगा, इधर इसी डायरेक्शन में, तो इसकी तरफ इमेज कितनी रफ्तार से आएगी, इस डायरेक्शन में। ये जो मैंने वेलोसिटी निकाली है इमेज की, ये किसके फ्रेम से है, अरे मिरर पे बैठ के देख रहे हो तभी तो। मिरर रेस्ट पे लाए हो, मिरर रेस्ट पे कब आएगा, जब मिरर के फ्रेम में जाओगे, जिसके फ्रेम में जाते हो वही तो रेस्ट पे आता है। मिरर के फ्रेम में गए, मिरर रेस्ट पे आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या मेरी 7 इधर आती। तो इसका मतलब ये जो तुमने 7 मीटर पर सेकंड निकाली है, आंसर नहीं है। ये किसकी वेलोसिटी है, इमेज की, किसके रेस्पेक्ट में, पूछी किसके रेस्पेक्ट में, मेरा वर्किंग फॉर्मूला, मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो किसके बराबर है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कितनी है, 7 है, -7 है, -7। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रही, माइनस के प्लस, -5 +5, -5। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम निकाल लिया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हुआ। अगर तुम्हारा वेक्टर अच्छा हो और रिलेटिव मोशन अच्छा हो, ये सब कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एक सेकंड में आंसर आता है। जैसे ऐसे ये मिरर 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ये भाग रहा है। अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, इमेज की निकालनी है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, और ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हटाओ, इसे पकड़ लगाओ, 2 से ऊपर जा रहा है, 5 पे लटके तो -3, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 3 से, मतलब इमेज ऊपर की तरफ 3 से, तो इमेज के पास प्लस की 3 है, मिरर की जोड़ दो वापस, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या प्लस की 8 आ गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सीधा 8 मीटर पर सेकंड होगी, प्लस मतलब ऊपर जाती है, खत्म। ठीक है, ये अभी जो भी मैंने किया, ये और ये सब हटा के मुझे डायरेक्ट ये कराना था, बट करा नहीं सकता ना, ये 11वीं नहीं है सबके पास अभी, उसके पास है, और जिनके पास, तुम दोनों ही तो हो जिनके पास थी पहले 11वीं, जिसमें काइनेमेटिक्स पढ़ी है, तो तुम्हें कितना याद है वो, वहाँ पे एडवांस का जब पेपर देगा ना, उन्हें बोल दिया एक बार, आधा घंटा नेट दे दो बस, टप्पा खिला के बाहर फेंकेंगे, कब कब पढ़ के जाएगा तक। अच्छा ठीक है, मतलब कर लिया, हम बहुत दिन हो गए, ठीक है, अभी तो पहले यही कर लो जो मैं करा रहा हूँ, साथ में साथ अच्छे से। अच्छा लेकिन अगर मैं खेल 3D में ले आऊँ, खेल किस में ले आऊँ, आओ एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
ऐसे कर लो। अब खेल पीढ़ी में, पहले तुम लीनियर लीनियर खेलो ना। मिरर भाग रहा है, हाँ। ऑब्जेक्ट जी, ऑब्जेक्ट रफ्तार भी नहीं होगा, पढ़ेंगे क्यों है ना। अगेन निकालना है तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब ग्राउंड फ्रेम से पूछ रहा है या मिरर फ्रेम से? ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, ये निकालना है। सर इसका भी सारा सुनना। कभी भी थ्री डी डिपिक्शन में मेरे पास तीन ही तो वेलोसिटी होगी। ये कौन सी होगी? ये और ये। अब सुनना जानते हो, ये वाला कौन सा प्लेन है दिख रहा है? इमेजिन करो वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन पैरेलल है मिरर के। वाईजेड प्लेन मिरर के इनरिलेटिव का फंडा ही नहीं आएगा। जैसे ही चलेंगे ऐसे ही इमेज भागेगी। पलटेगा कौन? एक्स पलटेगा। कौन पलटेगा बस? एक्स पलटेगा। ये बात समझ में आती है? तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखनी पड़ जाए, क्योंकि यही लिखना आता है मुझे, तो सिर्फ कौन पलट जाएगा बोलो? कौन पलटेगा? पहले तो रिलेटिव लगाओ, मिरर को रेस्ट पे लाओ। पहले मिरर को तो रेस्ट पे लाओ। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मेरा काम धर्म परम धर्म क्या बनता है? ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर रेस्ट पे लाओ। तो ओ एम मतलब, मन में आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं इसमें से, सॉरी उस ऊपर वाले में से किसमें किसको माइनस कर दो? नीचे वाले को। ये तो होगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसका मतलब क्या हुआ? मिरर रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मिरर रेस्ट पे आ गया। ठीक है। अगर मिरर रेस्ट पे आ गया तो कैसे निकालेंगे इसको? ऊपर वाले में से नीचे वाला बता रहा हूँ। माइनस आई माइनस टू जे, क्या माइनस थ्री आई? जे माइनस माइनस थ्री मतलब प्लस फोर जे। फिर थ्री माइनस के मतलब प्लस। ये क्या निकाला अभी मैंने? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताना क्या आएगी? अच्छा, ये इसको तो पलटोगे ही नहीं क्या? इसको ये कर दोगे और बाकी सब एज इट इज कॉपी कर लोगे। समझ आया ना सेकंड क्या? क्योंकि वाइजेड प्लेन ये था, मिरर के पैरेलल था, मिरर के पैरेलल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मिरर के परपेंडिकुलर चलेगा उसमें फर्क पड़ेगा। फोर, बोलो, प्लस, अच्छा। तो लेकिन ये तो इसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर आ गई तुम्हारी? वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू। मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे सामने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। तो मैं ये दोनों लिख के पता है क्या करता? जैसे ही मैं इस मूवमेंट पे पहुंचा, मैं वापस इसमें मिरर की ऐड कर देता बात। यहाँ भी तो वही करा, इसकी रिलेटिव निकाली और मिरर की वापस ऐड कर दी डायरेक्शन समेत। इसमें भी तो यही करा है। क्या करा? इमेज की निकाली और मिरर के साथ जोड़ दी डायरेक्शन समेत। इसमें वही करा, इमेज की निकाली और डायरेक्टली जोड़ दी वापस मिरर में डायरेक्शन समेत। और डायरेक्शन का एक ख्याल यहाँ पे अपने आप रख रखा है, मुझे रखने की जरूरत नहीं है, आई जे के किसकी है। ठीक है, तो निकाल लो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज। ई आदमी में ई आदमी जोड़ दो, तो तीन और दो पांच आई कैप, शाबाश। फिर प्लस जे कैप, और फिर ऐसा सवाल देख के प्राण हल्के हो जाते हैं लोगों के। लेकिन अगर समझ अच्छी हो तो सही नहीं सवाल है ना। ठीक है, कोई परेशानी? समझ में आता है? क्या आप रिलेटिव वेलोसिटी वाले भी सवाल भी संभाल लोगे? पक्की बात है? तो आराम से रिलेटिव वेलोसिटी को कैच कर सकते हैं किसी भी प्लेन मिरर की। सारी बातें किसके लिए हो रही है? स्टिल प्लेन मिरर के लिए हो रही है। ठीक है, एक वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी आड़ा टेढ़ा सरफेस है, क्योंकि तुमने ये बात अपने मन में बिठा ली कि स्मूथ सरफेस के लिए तो आई बराबर आ रहा है, वरना नहीं है। पर मैं को फर्क नहीं पड़ता स्मूथ है कि रफ है। वो हमने स्मूथ लेके इसलिए करा था तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ जाए, है ना। बाकी हम कर रफ के लिए नहीं सकते थे। तो मान लो किसी भी कहीं पे भी, जैसे मान लो इस हिस्से पे रिफ्लेक्शन हुई, तो इस हिस्से पे रिफ्लेक्शन ऐसे होगी। समझ आया? कोई परेशानी? तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ ना बना लूँ ऐसे।
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे। सही बात है। अब मैं तीनों के यूनिट वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये एंगल कितना, आई, और ये क्यों ना दोनों बराबर ही है तो थीटा थीटा ले लो। ठीक है, तो परेशान नहीं। इसके अलावा मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसका नाम मैंने रखा ई कैप। क्या नाम रखा, ई कैप। इसके अलावा भी मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसका मैंने नाम रखा ई डैश कैप। इसके अलावा भी मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसका मैंने नाम रखा एन कैप। यार कोई परेशानी किसी को भी, ठीक है। इसको आगे तक एक्सटेंड किया तो मेरा यूनिट वेक्टर अब यहाँ बनने लग जाएगा ना, ठीक है, समझ आया। यहाँ से यहाँ एक और अपनी मर्जी से एक और वेक्टर डिफाइन किया ए पी, ये यूनिट वेक्टर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड वन होता है और ऑब्वियसली ये दो एक एक मैग्नीट्यूड के किसी एंगल पे जुड़ेंगे, वेक्टर लॉ से ये वन तो नहीं आएगा अभी, तो ए पी है। क्लियर। लेकिन इसकी डायरेक्शन किसके जैसी है, एन कैप के जैसी। देखो क्या है, एन कैप, एन कैप वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए तीर की डायरेक्शन कौन बता रहा है इधर, एन कैप। ये छोटी छोटी बातें समझ में आती है। ठीक है। अब ये रहा एन कैप, सुनना ध्यान से, और ये रहा ई कैप। मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, सुनना ध्यान से। क्या ये पूरा एंगल 180 है, देखो ये एंगल 180, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगा, ई कैप डॉट एन कैप किसके बराबर होगा, ई कैप का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। किसके बराबर आए, ये भी बना, पता है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, दोनों यूनिट वेक्टर है। ये क्या आ गया, माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो मेरा ई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस, ये समझ आया कैसे लिख दिया मैंने चुपचाप। इस वाले डायग्राम पे आ गया, इस वाले डायग्राम में ध्यान से देखना, अगर मैं ई कैप में ए तीर जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, ई डैश कैप। कंटिन्यूअस साइकिल इसमें थोड़ी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ समेशन। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं इस डायग्राम को फिर यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता हूँ, समझ गए ना। रिस्पॉन्स तो ऐसे दे रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा। तो ई कैप प्लस ए तीर इंच ई डैश कैप, समझ आया, कोई परेशानी। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ए कैप, तो ए कैप किसके बराबर आएगा एज ए मैग्नीट्यूड, ई कैप का मैग्नीट्यूड प्लस ई डैश कैप का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आती है, कोई परेशानी। अच्छा, माइनस की जगह वैसे प्लस आना चाहिए, पहले तो मैं तुम्हें ए वेक्टर लिख के दिखाता हूँ। ए वेक्टर लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा ई डैश ई, ऐसे लिखा जाएगा। बताओ यहाँ कोई भी परेशानी, पक्का। ठीक है। अब एक और चीज सुनना, इसका मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है। अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, समझना, कौन कौन समझ पाएगा उसे देख। किस चीज में समझ आया, ए तीर टू को थीटा नीचे लिख दिया, बता कैसे, क्या कोस थीटा आएगा, ई डैश कैप कोस थीटा कैसे आ जाएगा, माइनस कोस थीटा भी कैसे आएगा। कैसे आ रहे हो गया शौक पूरे। क्या ये एंगल थीटा होगा, समझ पाए, क्या देख सीधी लाइन खींचो, इतना हिस्सा, सिर्फ इतना सा हिस्सा, मैग्नीट्यूड वाई, क्या वन इंटू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ई डैश कैप इंटू कोस थीटा होगा, सिर्फ इतना हिस्सा, ई डैश मैग्नीट्यूड, ई डैश का मैग्नीट्यूड जो कि वन है, इंटू कोस थीटा नहीं होगा, इतना हिस्सा, समझ आया, इतने हिस्से आ गए। ये किसके बराबर होगा, ई का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, तो क्या ये भी वन इंटू कोस थीटा आया, और टोटल कितना आ गया,
इंटू cos थीटा। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं? बताओ कैसे लिखा इसको, ऐसे कैसे लिखा? प्रोजेक्शन फेल दी ना। इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता? क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस ई कैप का मैग्नीट्यूड लिख लूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के बन जाएगा। हाँ हाँ, ये एन कैप दिख रहा है, सुन तो रही है, ये एन कैप दिख रहा है, एन कैप और ई कैप के बीच का एंगल कैसे पता लगा? क्योंकि ये कौन है, ई कैप, और ये कौन है, एन कैप। यहाँ इनके बीच का एंगल थीटा है तो यहाँ भी तो थीटा होगा। और ये एंगल, ये कौन है, ई कैप, और ये एन कैप। ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा, और जो माइनस आ गया वो एडजस्ट हो गया, रहेगा तो cos थीटा ही प्रोजेक्शन वाइज। आया समझ? पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, साइन चेंज होते हैं। तो जो यहाँ माइनस आना था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड वन ही है। तो प्रोजेक्शन देखने के बाद क्या लिखा जाएगा, ये टू का थीटा। ये वेक्टर आता है, बुद्धि घर हो गई। अरे इतनी आसान आसान सी बातें हैं। अभी देखो मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा ना, तो सारे फैल जाओगे तुम, तुरंत समझ आएगा तुम्हें। इसकी प्रोजेक्शन इस पे निकालो, बोलो कितनी आएगी? इसकी प्रोजेक्शन इस पे निकालो, कितनी आएगी? इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसी के ऊपर कौन था, दोनों के इफेक्ट ठीक है। ये वेक्टर अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। यहाँ कैसे समझ आ गया तुम्हें, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? और सबके गिरे हुए हैं। अब तो आ गया ए टू कोस थीटा, चले आ गए, पक्का। अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, इसमें उठा उठा के वैल्यू पट्टी में, उठा उठा के सबकी वैल्यू पट्टी में, हाँ, ऐसे ई कैप प्लस ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, टू कोस थीटा, ठीक है। और ई कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, बस यही लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं। लेकिन कोस थीटा की बजाय मैं माइनस ई कैप एन कैप लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला है। तो अगर मुझे इसी का ए तीर का मैग्नीट्यूड की बजाय ए तीर ही निकालना पड़ जाए, तो मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाना हो तो क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई। एन कैप पी क्यों करी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एन कैप के होंगे, ये लिखा होगा, समझ आया। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, ए तीर की जगह एन कैप। अब इस कोस थीटा की जगह क्या लिख लेना चाहिए मुझे, माइनस ई कैप एन कैप। तो क्या लिखा जाएगा, ये ई कैप प्लस टू कोस थीटा की जगह माइनस ई कैप एन कैप इंटू एन कैप बराबर ई डैश। ई डैश तो इंसिडेंट रे थी, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई दोनों में जो भी रे चलेगी वो बराबर मैग्नीट्यूड की चलेगी, ये मान के चल रहा हूँ, सही बात है। तो मैं किसी स्केलर की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर बन जाएगा ना। तो मैं दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, आई टी, समझ आया। यहाँ आ गया माइनस, ठीक है, टू। अब ये जो ई कैप इंटू के है, ये क्या बन जाएगा, आई टी, देखा, इंटू एन कैप, एन कैप दिखाई दिया। फिर इसमें के की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आरती, आरती बोले तो रिफ्लेक्टेड रे, आई टी मतलब इंसिडेंट रे, ये आ गई। ये किसके लिए ट्रू है,
एवरी सरफेस। कब? ऑलवेज। सारे वेक्टर निकल गए। रे ऑप्टिक्स में वेक्टर, ठीक है। मुझे लग रहा हो गया तुम्हारा पूरा है। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, कल 3:30 बजे मिलो, लेकिन फ्रेश मूड में आना, कल थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने करा दी। कल मंडे है ना, किसकी होती है? इसका सारे 180 डिग्री घूम गया अब। देख इधर रहा है, नजर पीछे वाली दीवार आ रही है, इसके फोटोन बिगड़ गए सब। पहले तो वो पढ़ जो मैंने पढ़ा दिया, 2 क्लास हुई है, दोनों का पढ़। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, अब एक एक चीज थी, कल पता नहीं रात को, नहीं रात को नहीं, शायद सुबह भाई का फोन आया था, किसी ने यूट्यूब पे कोई कमेंट लिखी थी, उसने कहा था पढ़ ले जाके, और ये काम वही करता है। तो किसी ने कमेंट करके पूछा था, पता नहीं कोई है, किसी ने लाना डेल रे की फोटो लगा रखी है। अरे है, एक औरत है जो 14 साल में बाप भी हो गई थी, जिसको नशेड़ी थी 1 नंबर में। उसको तब पता लगा, बिगड़ी औलाद को, कि उसको किसी कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया अल्कोहल से, कि अब उसके बिना वो जी नहीं पा रही। सेलिब्रिटी है कोई फालतू की। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या क्वेश्चन थे, एक बार देखिए, दोबारा देखिए क्या क्वेश्चन थे, है किसी के पास फोन वगैरह? तो उसने कहा था आंसर कर दियो भाई, मार्केटिंग हो जाएगी पूरी। अब मैं वो करने जा रहा हूँ, तो मेरे भाई ने कहा, ठीक है, वरना वो डालता जाओगे, मेरे बस की होता नहीं है कुछ काम, अच्छा लगता करता, पर फिर भी ठीक है। जो पिछली क्लास थी रोबोटिक्स की, पता नहीं 2 सवाल पूछ रखे हैं मैंने, पूछा भी था कि सवाल ढंग से पूछा जाए, बट फिर भी जो जो मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फटाफट बताओ। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा तुम्हारी भी बुद्धि खुलेगी। आंसर तो मैं किसी भी चीज़ का कर ही दूंगा। बेटा चप्पल पहले तेरे नहीं लगे, यार कर रखा है इसमें नहीं आ रहा, मतलब फोन भी मूड पे चल रहा है तेरा? वही बजा तो रही है। अरे कमेंट देख चाचा, सलामत से। मिरर में ही अपनी इमेज से दिखती है, ठीक है। हाँ दे मेरे को, दे दे एक बार। पढ़ा तो मैंने भी था, पर मेरे को समझ नहीं आया था, पर फिर भी जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इससे पूछने की, वो सब बता दिया मैंने। गमछा उतार के प्याज रोटी ले आऊं? तो चल चल, क्या खा तो लेता, चला चल रहे। क्यों दिखती है और किसी प्लेन में क्यों नहीं दिखती? ठीक है, और एक था, दोनों सबसे, ठीक है, बैठो। हाँ, आओ सुनो। एक तो सवाल ये था, कल मैंने तुम्हें कहा था कि हर ऑब्जर्व के लिए अपना ऑब्जेक्ट इमेज का पेयर होता है, यूनिक। अरे हाँ, दोनों पढ़ लिए मैंने। अरे दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। 3 पूछे हैं, मैंने तो 2 ही देखे हैं। आओ वापस आओ। हाँ तो भाई 2 ही तो क्वेश्चन है। अच्छा, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसमें से एक मिरर प्लेन कॉन्वेक्स है और दूसरा कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कोई भी मेटल या वुडन डोर। ठीक है, अगर हम दोनों बताने वाले रहे तो 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है, 2 ही सवाल है देखिए। आओ, पहले तो सवाल ये है कि यही जो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी आंखों में हर बार अलग फोटोन पड़ रहा है, नो टू फोटोन आर आइडेंटिकल इन द यूनिवर्स, है ना? क्लियर हो जाएंगे, दोनों दोनों को कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, है ना? तो मुझे हमेशा ये दीवार रोज ऐसी ही क्यों दिखती है? 5 मिनट बाद मेरे लिए दीवार बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरे पास तो अलग फोटोन आ रहे हैं ना। तो फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी में डिफरेंस हो जरूरी नहीं है, हर फोटोन की एनर्जी में डिफरेंस हो जरूरी नहीं है। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस किस में आएगा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? ना के बराबर। वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। होता क्या है, हम किसी भी चीज को अगर रेड कलर का देख रहे हैं, तो उससे हर कलर के फोटोन आते हैं। कितने? अप्रोक्सीमेटली 32 बिलियन कलर के फोटोन आते हैं। ये अप्रोक्स है। तुम्हें किसी का कलर रेड दिखाई दिया, रेड ही क्यों दिखाई दिया, जबकि यहाँ तो 32 बिलियन कलर रहे हैं।
इन सभी की अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालू, क्या निकालू? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो जो सबसे ज्यादा फोटोन मेरे पास आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी किसके ज्यादा क्लोज थी? और अगर कोई ब्लू दिखाई दे रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ज्यादा क्लोज होगी? तो मेरे पास 32 बिलियन में से मान लो मेरे पास 28 बिलियन फोटोन रेड की फ्रीक्वेंसी के आसपास वाले आए, तो मुझे सेंट्रल टेंडेंसी किसकी दिखाई देगी? और हमेशा ही वो रेड मुझे क्या दिखाई देगा? रेड ही दिखाई देगा, क्योंकि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो फोटोन सेम नहीं है कभी भी, उन फोटोन का एवरेज समेशन सेम है मेरे पास, और हम चीजों का हमेशा एवरेज ही देख पाते हैं, मैं कई बार बताता हूँ। क्लियर हुआ? तो जो हम देखते हैं वो क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। इस दीवार की सेंट्रल टेंडेंसी वही है। क्या इस दीवार से टकरा के मेरे पास कभी भी अंत काल तक भी, अगर मैं 100 करोड़ साल भी जी जाऊं, कभी भी सेम फोटोन मेरे पास आ जाएगा? नहीं। जो भी फोटोन आएंगे उन सब का एवरेज मुझे यही दिखाई देगा, और हम एवरेज ही देख पाते हैं, एक अलग अलग फोटोन देख पाते हैं तो बात नहीं लगती। हम तो इतने फोटोन एक साथ देख रहे हैं, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी ऑब्जर्व कर पाते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये तो इसका आंसर हो गया कि मुझे अलग अलग टाइम पे दीवार अलग अलग क्यों नहीं दिखाई दे रही, जबकि फोटोन तो अलग अलग आ रहे हैं मेरी आंखों में, इसलिए सेम दिखाई दे रही है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी नाम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नो टू फोटोन आइडेंटिकल, ये अभी भी नहीं है, बट हम कर देंगे। दो फोटोन को आइडेंटिकल करने जा रहे हैं, सुनना। और इसी में अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लेन मिरर, ये रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट से दूरी सेम। ठीक है। यहां से जो रे गई, वो वाली रे तुम्हें क्या पता लगेगा कि यहां से आ रही है, फिर इसको यहां से देखोगे तो तुम्हें क्या पता लगेगा? यही रे आ रही है। ये वाली रे और ये वाली रे तो सेम ही फोटोन है ना भाई, मोमेंटम ही तो ट्रांसफर हुआ है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बदल गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कभी भी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन में, और क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदल रही, मीडियम सेम है। तो क्या रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी? क्या ये आइडेंटिकल फोटोन है? बट तुम्हें क्या लग रहा है कि एक फोटोन यहाँ से आया, एक फोटोन यहाँ से आया, ये दो सोर्स कैसे हो गए? इसीलिए सिर्फ मिरर ही इमेज दिखा पाता है दीवार में, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट बोलते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग जो भी हम इसकी करते हैं, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट बहुत ज्यादा है तो ये ज्योमेट्री मेंटेन करेगा। ज्योमेट्री मेंटेन करने का मतलब कि मुझे हर बार पता रहेगा कि ये थीटा है और ये भी, तो डिस्पर्जन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्लस इसका रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट ज्यादा है तो क्या कम होगा? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होगा, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी कम होगा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट ज्यादा होगा। तो डिस्पर्स कम करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, ट्रांसमिट कम करेगा, रिफ्लेक्शन मैक्सिमम करेगा। वहीं पे कोई दीवार है या कोई भी पेड़ है या दरवाजा है, उनका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बहुत कम होता है, उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है ना? जैसे कुछ सब्सटेंस का जैसे ब्लैक कलर हो गया, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है। वहीं पे जैसे दीवार वगैरह हो गया, उनका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कम होता है। ठीक है। तो मुझे अपनी इमेज नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये कोहेरेंट इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों कोहेरेंट इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता? क्योंकि इसके लिए एग्जैक्ट सोर्स कॉपी करना पड़ता है, तो एग्जैक्ट सोर्स कॉपी सिर्फ मिरर कर पाता है। और इसके पास हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? 6। उन 6 प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी इमेज, और दोनों के साइज बराबर, दोनों की दूरी बराबर, परपेंडिकुलर दूरी, दोनों की परपेंडिकुलर दूरी बराबर है, दोनों के साइज बराबर है। तीसरा, किसी भी मिरर के छोटे से टुकड़े को इंफिनिटी जितना मान सकते हैं। दीवार के साथ ये थोड़ी ना है ना? क्या मिरर हमेशा पूरी इमेज बनाता है? क्यों बना पा रहा है वो? हम नहीं देख पा रहे, बना तो रही है। समझ आया? अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है कि इसको घुमा के कितना घूम जाता है, ओमेगा वगैरह से सब घूम जाता है, तो एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है, वेलोसिटी भी कॉपी कर रहा है अगला। तो कोहेरेंट सोर्स, रियल, दो कोहेरेंट सोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रियल कोहेरेंट सोर्स और उसका एक वर्चुअल पेयर पॉसिबल है। हाँ, आई बात समझ में? जैसे वेव चैप्टर में तुम ये पढ़ोगे कि ये एक सोर्स है, मुझे तो कोहेरेंट सोर्स चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पूरी फिजिक्स में आगे फ्यूचर तक भी टॉप 10 एक्सपेरिमेंट रहा है हमेशा, एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, हाईली रेवोल्यूशनरी। तो मुझे तो दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए ना, कहाँ से लाऊं? दो कोहेरेंट सोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमने स्लिट बना ली, इससे वेव आएगी, इससे वेव आएगी, यहाँ ऑब्जर्वर को लगेगा कि दो अलग अलग सोर्स से वेव आ रही है।
दो कोहेरेंट। क्या ये रियल है? नहीं। पर कोहेरेंट सोर्स वर्चुअल रियल या वर्चुअल वर्चुअल के पेयर से बन सकते हैं। दो रियल कोहेरेंट सोर्स नहीं होते कभी भी। दूसरा तरीका, अब यहां ऑब्जर्वर को क्या ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? क्या अब दिखेगा? क्या अब इसे यही ऑब्जेक्ट यहां और यहां दिखेगा? दो कोहेरेंट, दोनों वर्चुअल। आई बात समझ में? दो कोहेरेंट सोर्स, एक रियल एक, जो तुम अपनी इमेज देखते हो तो तुम खुद को देख पा रहे हो। खुद को देख पा रहे हो मतलब तुम अपने आप को ही तो मिरर में देख रहे हो, है ना? क्यों देख पा रहे हो अपने आप को ही मिरर में? क्योंकि वो तुम्हारी कोहेरेंट इमेज प्रोड्यूस कर पा रहा है, और ये सिर्फ प्लेन इमेज होता है। इसकी वजह से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज्यादा होने की वजह से कर सकते हो। भाई कोहेरेंट सोर्स को साइज और दूरी से कोई लेना देना नहीं होता। कोहेरेंट सोर्स को सिर्फ किससे लेना देना होता है? भाई साहब हमारे को लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दो चीज कॉपी करना हम करेंगे, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव भी कर लेंगे। ठीक है, या फिर बता कोई परेशानी? तो ये तो हम डाउट थे उसके बेचारे के, बेचारा जो भी है। तो इसमें पहले का आंसर क्या है कि अलग अलग फोटोन आ रहे हैं, तो हर टाइम में, हर बढ़ते टाइम में मुझे अलग दिखनी चाहिए दीवार। क्यों नहीं दिखी? सेंटर टेंडेंसी। दूसरे का आंसर, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है उसका, दीवार दीवार का नहीं है ना? एनर्जी का खेल है, ये एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये कर नहीं रहा। ठीक है, और एनर्जी कौन सा इलेक्ट्रॉन किस फोटोन की एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ना। तो दीवार के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी पीने वाले हैं, मिरर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास ऑलरेडी एनर्जी है, वो नहीं पिएंगे, है ना? या फिर उनकी एनर्जी इतनी लो है कि वो एक्साइट हो ही नहीं सकते, तो फोटोन बहुत ज्यादा पी लेंगे। ठीक है, और या फिर उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा लो है कि कोई फोटोन इतनी एनर्जी का आ ही नहीं रहा कि वो उसको पी ले, रिफ्लेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, ये सब तुम पढ़ो ना फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, वहां पे तुम्हें फील आएगी कि क्या सच में ये सब नॉन लिविंग थिंग है क्या। उस चैप्टर के बाद तुम सवाल पूछोगे कि लिविंग बीइंग नॉन लिविंग दोबारा से क्या चीज होती है, क्या डिफरेंशिएट कर दिया एक लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग को, है ना? खैर, ये दोनों डाउट भी हो गए। और बताओ, और कुछ तुम्हारा कोई डाउट हो? तुम्हें कहा पढ़ोगे तभी तो आएगा।